हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और थ्योरम्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप सीजीएल या फिर सीएचएसएल कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। प्री की अगर हम लोग बात करें तो प्री एग्जाम के अंदर आपके जो 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं ना, उस 25 में से 4 सवाल सीधे सीधे ज्योमेट्री के होते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारे फॉर्मूलाज और थ्योरम देखेंगे टॉपिक वाइज। पहले हम लोग ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ, लास्ट में हम लोग करेंगे सर्कल्स, बीच में हम लोग करेंगे पॉलीगन्स, ठीक है। फिर हम लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री भी सीखेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो किसी आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है, बट फिर भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप लोग केवल यहाँ पर प्री पर फोकस करना चाहते हैं तो आपको केवल ट्राइंगल्स और सर्कल्स पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक एक करके सब कुछ डिस्कस करूंगा। ये है आपका कंटेंट्स, ठीक है। इस वीडियो में आपको इन टॉपिक्स पे पूरा कवरेज मिलने वाला है। ट्रायंगल हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्वाड्रिलेटर्स पूरा कंप्लीट करेंगे, पॉलीगन्स भी। पॉलीगन से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं बट फिर भी हम लोग देखेंगे। सर्कल्स काफी इंपॉर्टेंट है। और एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री, देखिए होता क्या है ना कि जो क्वेश्चन एमपीजी से हो सकता है उसको अगर आप किसी और तरीके से करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मास पॉइंट ज्योमेट्री सीखना जरूरी है। ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको सीख सकते हो। ये मैं ऑप्शन रखूंगा, ठीक है। ऑप्शन इसीलिए क्योंकि आप चाहो तो सीख सकते हो, पर मैं आपको पहले बता दूं इसका सवाल अगर आ गया तो इसके अलावा किसी और तरीके से करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। मेरे पे तो ऐसे ही हो पाता है, अगर एमपीजी का सवाल है तो एमपीजी से ही कर पाऊंगा मैं उसको, ठीक है। तो मैं एक एक करके यहाँ पर सारे टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रायंगल्स को। वीडियो आपकी काफी लंबी होगी, अगर आप प्री पर फोकस करना चाहते हो तो इसको कर लेना और इसको कर लेना, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल से स्टार्ट करता हूँ। देखिए थोड़ी लंबी क्लास होगी तो हम लोग आराम आराम से बोलेंगे ताकि एनर्जी बची रहे, लास्ट तक हम लोग उसको कंप्लीट कर पाए। देखिए ट्रायंगल्स, ये एक आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल यानी कोई भी चीज जिसमें 3 साइड हो, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कोई बताएगा मेरे को। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि अगर ये साइड्स लेट्स सपोज एक्स वाई और जेड है तो किन्हीं भी दो साइड्स का समेशन तीसरी साइड से बड़ा होगा। कि एक्स प्लस वाई हमेशा ग्रेटर देन जेड होगा, इक्वल टू भी नहीं, केवल ग्रेटर देन जेड, ठीक है। इक्वल भी नहीं आ सकता, हमेशा याद रखना। कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड भी कंसिडर कर लेते हैं, नहीं, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या कि जो तीनों एंगल्स हैं उनका समेशन 180 डिग्री होगा, प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। दूसरी चीज तो ये हो गई। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज ये होगी कि एक्सटीरियर एंगल, जैसे अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा लूं तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है मेरे पास, मैं कह सकता हूँ कि ये इंटीरियर एंगल के बराबर होता है समेशन के। जो दो इंटीरियर एंगल यहाँ पर है, ये वाला और ये वाला, इस वाले को छोड़ देना है। तो ये ए प्लस बी के बराबर है, एंगल ए प्लस बी के बराबर है, ठीक है। और क्या बताऊं आपको मैं ट्रायंगल के बारे में, ये तो एकदम बेसिक बेसिक हो गए, ठीक है, इस पर सवाल नहीं आएगा। बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए ताकि जिन लोग को कुछ भी नहीं आता उनको थोड़ी सी आसानी रहे इसको समझने में, ठीक है। और ये तो एकदम बेसिक सी बात हो गई है, ठीक है। ये तो आई थिंक सबको आना चाहिए। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, ठीक है, किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो भी तो डिस्कस करें। देखिए जनरली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ सेंटर्स पर बेस्ड होते हैं। कौन कौन से सेंटर, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेंट्रोइड को, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर है सेंट्रोइड। अब ये सेंट्रोइड क्या होता है, देखिए सेंट्रोइड वो पॉइंट है जिस पर सारे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपका ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मीडियन यानी कि माध्यिका। हिंदी के टर्म्स में मैं यहाँ पर आपके सामने यूज करता चलूंगा धीमे धीमे। ए बी सी आपका ट्रायंगल है। अब माध्यिका क्या होती है, माध्यिका यानी कि मीडियन वो होती है जो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जैसे अगर ये ए डी एक मीडियन है तो बी डी और डी सी ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप एक मीडियन यहां बनेंगे बी पॉइंट से, ठीक है। ये पॉइंट आप मान लीजिए कि ई है। फिर अगर आप इसको बनाएंगे तो ये सी एफ आ जाएगा और ये भी एक मीडियन होगा। तो ये आपके मीडियंस होते हैं। सेंटर्ड कौन सा पॉइंट है, सेंटर्ड इज द पॉइंट वेयर मीडियंस इंटरसेक्ट, ठीक है। ये सबको समझ में आया। अब इस पॉइंट को, जो ये मेरा पॉइंट है, इसको मैं सेंट्रोइड बोलूंगा।
इसको आप जी मान सकते हो, जनरली हम लोग इसको जी मान लेते हैं, ठीक है, सेंट्रोइड को हमने माना जी। अब देखिए क्या क्या चीज हमको सेंट्रोइड के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि सेंट्रोइड का जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट आपका जी है, ये ईडी को किस हिसाब से बांटेगा। तो आपको याद रखना है कि जो एजी रेशियो जीडी होता है, ये हमेशा 2:1 होता है, ठीक है। पहली बात तो याद रखने की ये है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब भी आप ऐसे फिगर बना रहे हो तो ये फिगर इक्वली डिवाइड हो चुका है 6 एरियाज में। जैसे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, और कलर में चेंज कर करके बनाता हूँ, ये वाला जो एरिया है, इन सबका एरिया बराबर है, ठीक है, ये इस एरिया के बराबर है, ये वाला एरिया अगेन, दीज आर ऑल इक्वल एरियाज जो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये सभी के सभी इक्वल एरियाज हैं। कलर में थोड़ा सा हटाता हूँ, और ये वाला भी, दीज आर ऑल इक्वल एरियाज, उसको हम दोबारा लिख देते हैं जी, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ दीज आर ऑल इक्वल एरियाज। 6 इक्वल एरियाज में हमारा ट्राइंगल बढ़ चुका है इस सेंट्रोइड की मदद से, ठीक है। और देखिए क्या हम लोग सीखेंगे सेंट्रोइड के बारे में। देखिए अगर ये इक्वल एरियाज है ना, तो आपको एक चीज ये भी देखनी है कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ बीजीसी, जो बीजीसी का एरिया है किसके बराबर है, एजीबी के, और जो एजीबी का एरिया है वो किसके बराबर है, एजीसी के। ये तीनों एरियाज बराबर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काफी सारी चीजें हो जाएगी ध्यान रखने की। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एंगल बीजीसी क्या होगा, तो देखते हैं। जो एंगल बीजीसी होगा वो होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल है, बिल्कुल भी नहीं। ये बात किसके लिए होती है, इन सेंटर के लिए होती है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। ये चीज सेंट्रोइड में नहीं होती, यहाँ पर एंगल का कोई ऐसा खास रिलेशन है नहीं, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं सेंट्रोइड के बारे में, देखते हैं। अब देखिए जो ये आपकी मीडियंस है ना, इन मीडियंस का समेशन हमेशा याद रखना कि जो मीडियंस का समेशन है, यानी कि ए डी प्लस बी प्लस सी एफ, ये हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 3/4 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, कल को ये भी पूछी जा सकती है डायरेक्ट ऑप्शन में, ठीक है। और कुछ बातें डिस्कस करनी है की। देखिए फिगर हमारा वही सेम है, मैं दोबारा यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये आपका ट्रायंगल एबीसी जिसके अंदर हमने मीडियंस बनाए हैं ए डी बीई और ये आपका सी एफ, ठीक है, सेम फिगर है। देखिए एक रिलेशन आपको ये याद रखना है कि जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर होगा, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4/3 टाइम्स बी डी स्क्वायर, सॉरी ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर के। ये आपको याद रखना है। और एक चीज है कि जो एरिया बनेगा, जैसे अगर मैं ए डी बी और सी एफ को कर लूं यहाँ पर सेपरेट और उनसे एक ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है फॉर्म्ड बाय मीडियंस, वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 3/4 टाइम्स द एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी। जो हमारा ट्राइंगल एबीसी है उसका ये 3/4 गुना है, ठीक है। याद रखना है इस बात को हमेशा। डायरेक्टली इस पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, जैसे ट्राइंगल एबीसी का एरिया दे दिया, फिर आपसे पूछ लिया कि एक ट्राइंगल हमने बनाया ए डी बी और सी एफ को सेपरेट करके, तो उसका क्या एरिया होगा, आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप सीधे सीधे बता दोगे कि 3/4 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और है, ठीक है। कल को अगर आपको ये दे दिया जाए कि ए बी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू क्या है, तो क्या आप ए डी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको याद रखना है हमेशा कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस
BC²/2K। ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात आप किसी के लिए भी कह सकते हो। आप यहाँ पर इसको जैसे आपने यहाँ पर लेंथ निकाली AD की, तो AD की जगह आप इस फॉर्मूले में रख दो B, ठीक है, और आप बाकी सब चेंज कर दो तो भी आपके पास आ जाएगा। तो किसी भी मीडियन की अगर आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है, अगर आपको मीडियन की लेंथ निकालनी है तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है हमारा इन सेंटर, ठीक है। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं भर भर के। इन सेंटर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इन सेंटर पे सबसे पहले बेसिकली होता क्या है। इन सेंटर होता है कि अगर हमने लेट्स सपोज ट्रायंगल ले लिया ऐसे, ठीक है। अब ये ट्रायंगल ABC है, इसके हमने बनाए एंगल बाइसेक्टर्स। ये सभी क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, जैसे लेट सपोज एंगल ये मेरा कंप्लीट होता है 60 डिग्री का, तो मैंने उसको 30 डिग्री के दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये AD, BE और CF एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, जो कोण को बराबर दो हिस्सों में बांट रहे हैं। अब ये जो पॉइंट आपका होता है इनके इंटरसेक्शन का, इसी को हम लोग कहते हैं दिस पॉइंट, इसको हम I डिनोट कर लेते हैं। ये आपका इन सेंटर है, ठीक है, ये आपका पॉइंट I मैंने मान लिया इन सेंटर है। सबसे पहली चीज जो आपको इसमें याद रखनी है वो क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि जो एंगल BIC होता है किसके बराबर होता है, एंगल BIC बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस जो भी एंगल A है उसका आधा। ये एंगल BIC की वैल्यू है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, देखिए एक आपने सुना होगा कई काफी सारी जगह इन सर्किल। इन सर्किल क्या होता है, देखिए इन सर्किल बेसिकली होता है कि अगर आप इस आई को सेंटर मान लें तो यहां पर आप एक सर्किल बना सकते हैं इस तरीके से। ये आपका होता है इन सर्किल, ठीक है। अब इस इन सर्किल के लिए भी बहुत सारी चीजें, इसका जो रेडियस होगा R, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे, इन रेडियस, ठीक है। इन रेडियस को आप मान लीजिए R, स्मॉल r, ठीक है। तो जो स्मॉल r होता है वो किसके बराबर होता है, डेल अपॉन S। अब आप पूछो कि डेल क्या है, डेल है आपका एरिया और S क्या है, S है हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। डेल हमारा हो गया एरिया, S हो गया सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एक आपको ये याद रखना है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जैसे हमको पता था अगर यहाँ पर सेंट्रोइड होता तो वो 2:1 में डिवाइड कर रहा था। अब हम ये कैसे पता चलेंगे, ये कैसे पता करेंगे कि EI/ID क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना EI/ID हमेशा किसके बराबर होता है। लेट्स सपोज जो AB था, ठीक है, उसकी लेंथ मैंने ले ली कि स्मॉल c थी। ये जो BCS की लेंथ मैंने स्मॉल a ले ली और AC की लेंथ मैंने स्मॉल b ले ली, ठीक है। तो EI/ID जो होता है वो किसके बराबर होता है, EI/ID आपका हो जाएगा B+C रेशियो A, ठीक है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, भूलोगे तो नहीं उसको। जैसे लेट्स सपोज अगर वो साइड्स की वैल्यू होती 3, 4 और 5, ठीक है, तो आप बोलते हैं कि रेशियो क्या हो जाएगा 3+4/3, यानी कि 7 3+4/7 यानी कि 7/5, ऐसा बोल देते, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं करा सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम लोग केवल फॉर्मुलाज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप इन फॉर्मुलाज को देख चुके हो एक बार या फिर देख लोगे इस वीडियो में, उसके बाद आप किन्हीं भी सवाल को बहुत आसानी से लगा पाओगे, क्योंकि इनके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इनफैक्ट ये भी कभी कभार ही आते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि इन सेंटर से अगर सवाल आ रहा है, ठीक है, तो 50% चांस पहले ही हो गया कि वो सवाल इस फॉर्मूले पर होगा, ठीक है। अब बाकी जो 50% चांस बच गया इस पर हो सकता है, किसी और फॉर्मूले पर हो सकता है। अभी और भी चीजें इसमें सीखने को, ठीक है, हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे, ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं कि हमने इस बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अभी जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स को देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को भी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो सबके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कि इसमें इन सेंटर या फिर जो आपका ये वैल्यू आ रहा है स्मॉल r का इन रेडियस, उसको आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इन सबके लिए सेपरेटली हम लोग देखेंगे बाद में, जस्ट अभी, ठीक है। ट्रायंगल सब लोग एक बार सारे सेंटर डिस्कस कर लो, उसके बाद हम लोग उसके लिए देखेंगे, ठीक। फिलहाल मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ। अगर हम लोग सब कुछ एक ही जगह सीख लेंगे तो काफी ज्यादा हौच पौच हो जाएगा और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन सेंटर के बाद आप लोग समझेंगे यहाँ पर एक्स सेंटर को, ठीक है।
एक्स सेंटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक्स सेंटर देखिए बेसिकली होता है क्या, जैसे इन सेंटर में आपने देखा कि हमने एक ट्रायंगल बनाया था ए बी सी ऐसे, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स उसके हमने लिए थे। और यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ये वाले, इनके अगर आप एंगल बाइसेक्टर ले लो तब क्या होगा, इनके अगर आप एंगल बाइसेक्टर ले लोगे इस तरीके से तो वो यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। अब इसके बेसिस पर एक आप कंप्लीट सर्कल बना सकते हो ऐसे, ये जो कंप्लीट सर्कल बनेगा ना, देखो एकदम परफेक्ट तो नहीं बना है पर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रेडियस कैसे निकालोगे, ये आपका एक सर्कल बन गया, ये ट्रायंगल एबीसी था। अब जो साइड बीसी है उसको मैंने मान लिया कि वो स्मॉल है, ये वाली साइड स्मॉल सी होगी और ये वाली साइड आपकी होगी स्मॉल बी, ठीक है। अब इसका रेडियस कैसे निकालोगे, सबसे पहला सवाल तो यही कि अगर इस पॉइंट को मैं लेट सपोज मान लूँ कि ई है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एंगल बीईसी क्या होगा, तो आप बोलोगे कि जो एंगल बीईसी है वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2। इसको याद रखना हमेशा, कंफ्यूज मत होना, वहां पर प्लस a/2 होता है, इसमें माइनस a/2 होता है। कुछ लोग इसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, जस्ट उल्टा लिख देते हैं, गलत हो जाता है वो, ठीक है। और क्या आपको याद रखना है इसमें, देखिए जो इसका रेडियस आएगा आर वो कैसे निकालोगे, तो पिछले केस में क्या था आर बराबर डेल अपॉन एस, यहाँ पर है आर बराबर डेल अपॉन एस माइनस ए, याद रखना। अब एस माइनस ए क्या है, अब बोलो एस इसका सेमी पेरीमीटर है और ए ये वाली साइड है बीसी, जो साइड सर्कल को टच कर रही है डायरेक्टली, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, हमेशा भूलोगे तो नहीं, इतना आप लोग इसमें ध्यान रखिए, इस पर क्वेश्चन आएगा तो इस पर बेस्ड आएगा ज्यादातर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगली चीज जो हमको यहाँ पर सीखनी है वो है ऑर्थो सेंटर, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर ऑर्थो सेंटर, ठीक है। देखिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, ये आपका ट्रायंगल एबीसी, अब इसमें अगर आप ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, ऑल्टीट्यूड्स यानी कि जो परपेंडिकुलर होते हैं लंबवत, ठीक है, ये एडी, ये आप मान लो सी एफ, और ये आपका हो गया बीई, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ध्यान रखना ये पॉइंट आपका जो है उसको लेट सपोज ओ मान लेते हैं, तो ये आपका ऑर्थो सेंटर होता है। अब मैं सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एंगल बीओसी किसके बराबर होता है, तो एंगल बीओसी आपको हमेशा याद रखना है 180 डिग्री माइनस एंगल ए का, एकदम सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कई बार पेपर के अंदर, ठीक है, और इसमें याद रखने का खास कुछ भी नहीं है ऑर्थो सेंटर के अंदर, ठीक है। और कुछ अगर होगा तो मैं आपको बाद में बताता हूँ जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है सरकम सेंटर, काफी इंपॉर्टेंट है। सरकम सेंटर में हमको क्या क्या सीखना है, देखिए पहले सबसे पहले सरकम सेंटर होता क्या है, हमारे पास ये ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें अगर आप हर एक साइड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना रहे हो, ठीक है, तो वो जहां पर मिलेंगे वो पॉइंट आपका हो जाएगा सरकम सेंटर, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सरकम सेंटर, ठीक है। लेट सपोज ये आपका है सरकम सेंटर, मैंने मान लिया ये पॉइंट आपका सी है, सी क्यों, सी तुम लोग पहले ले चुके, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, ठीक है, सरकम सेंटर का पॉइंट मैंने पी मान लिया, पॉइंट आपका पी। तो क्या क्या आपको इसमें याद रखना है, जैसे ये जो एंगल आपका आएगा एंगल बीपीसी, ये वाला, ठीक है, तो एंगल बीपीसी किसके बराबर होगा, बहुत ही आसान है, सीधे सीधे ट्वाइस होगा एंगल ए का, पहली बात तो ये याद रखनी है, ठीक है, एंगल बीपीसी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, भूलना नहीं है उसको, ठीक है। और कम को इसमें याद रखना है, और हमको इसमें ये याद रखना है कि एक रिलेशन हमारे पास होता है कि अब देखिए रेडियस बेसिकली क्या होता है, सर्कम सेंटर से अगर आप सर्कल बनाओगे तो कौन सा वो सर्कल होगा, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इसको अगर आप रेडियस ले लोगे, ये जो पीबी होगा ये पीसी के बराबर होगा, और ये यहाँ पर पीए के बराबर भी है, ये जो पीए है ये पीबी के बराबर है, ठीक है, और ये पीसी के बराबर है, और ये तीनों क्या है, ये आपको पॉइंट पी, ठीक है, मैं आप लिख लेता हूँ कि जो पी ए ये पीबी के बराबर है और ये पीसी के बराबर है, और ये आपका सरकम रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। आप इसके बेसिस पर आप एक सर्कल बना रहे हो जो यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को टच कर रहा है, देखने में लग नहीं रहा है पर है सर्कल, ठीक है।
तो ये जो सर्किल आपका बना, इसमें आपको ध्यान देना है कि क्या रिलेशन हमारे पास है। रिलेशन हमारे पास है दैट आर बराबर, दूसरे कलर से मैं लिखता हूं इसको यहां पर इस कलर से, ठीक है। आर बराबर इसके बराबर है ए अपॉन 2 sin ए, ठीक है। ये बराबर है फिर बी अपॉन 2 sin बी। अभी ए बी सी कहां से आ गई मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बी अपॉन 2 sin बी, और ये बराबर है सी अपॉन 2 sin सी के। अब ये ए बी सी क्या है, जो एंगल ए के अपोजिट साइड है उसको मैंने ले लिया ए, एंगल बी के अपोजिट जो साइड है उसको मैंने ले लिया बी, एंगल सी के अपोजिट जो साइड है वो आपकी साइड सी। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो ए होगा किसके बराबर होगा, 2r sin ए के बराबर होगा। इसी तरीके से बी बराबर होगा 2r sin बी के, एंड सो ऑन, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। और देखिए इसमें हमारे पास ये होता है कि जो आर होता है, अगर आपके पास लेट सपोज केवल साइड्स हैं, आपके पास ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड्स अगर आपको गिवन है, साइड्स गिवन है और आपसे सर्कम रेडियस पूछ लिया, तो आप कैसे निकालोगे। देखिए सबसे पहले इस केस में आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, ठीक है। उसकी मदद से आप बोलोगे जो आर है किसके बराबर है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपको नहीं भूलना है कभी भी, ठीक है। और देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन सेंटर सर्कम सेंटर में कभी कंफ्यूज मत हो जाना यार, फॉर्मूले एक बार अच्छे से देख लेना जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इन्हीं पर क्वेश्चन आपका बेस्ड आने वाला है, 90% चांस इसके हैं अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो। और इसमें खास कुछ और कुछ खास है भी नहीं। फिर बात आ जाती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, उसके लिए मैं आपको अलग से भी बताने वाला हूँ, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग से बता दूंगा, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसको मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा, ठीक है। और तो कोई टॉपिक सेंटर हमारे पास नहीं बचा, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक से लिखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है, जिसकी तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है। ये तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए, ये तीनों साइड भी बराबर हो गई, ठीक है। ये आपका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए लेट्स सपोज आपको केवल साइड बताए, ठीक है। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ अगर आपको इसकी साइड बताए, ये साइड लेट्स सपोज साइड ए है, तो आप इसका ऑल्टीट्यूड याद कर लो। इसका ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड इसमें मीडियन भी होगा, ठीक है। इसमें सारे सेंटर सेम होते हैं, ऑल द सेंटर, जो भी सेंटर हमने अभी तक डिस्कस करे हैं सभी सेंटर सेम है, ठीक है। जो ऑर्थो सेंटर है वही आपका इन सेंटर हो गया, ठीक है, और वही आपका सरकम सेंटर हो गया, ऑल द सेंटर्स आर सेम। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कुछ भी आपसे पूछाएगा तो आप बता दोगे। अब इसमें ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जिसका ऑल्टीट्यूड होता है यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है, वो हमेशा आप याद रखना कि अगर साइड ए है परपेंडिकुलर √3/2 ए होगा। एरिया क्या होगा, हालांकि ये सब बातें मुझे बतानी नहीं चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए। एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर का 3 होगा, ये उसमें क्या बताऊं, और क्या बताना है। और अच्छा हाँ, इन सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। इन रेडियस क्या होगा यहाँ पर, इन रेडियस, इन रेडियस स्मॉल आर किसके बराबर होगा, देखिए इन रेडियस इसका होगा ए अपॉन 2√3, ये इन रेडियस हो जाएगा। सरकम रेडियस क्या होगा, अगर कोई सरकम रेडियस पूछ रहा है तो वो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। सरकम रेडियस आर जो होगा वो हो जाएगा ए अपॉन √3। ये बात आप कभी मत भूलना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों के दोनों। कभी कभी आपसे इनका रेशियो पूछ लेता है कि स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर बता दो कितना होगा, ठीक है। ये आपको पता है तो आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ करके आओगे अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल 90 डिग्री का, इसको हम लोग ए बी सी ऐसे लेबल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का, बाकी दोनों एंगल का समेशन 90 हो गया, वो तो आपको पता ही है, ठीक है, उसमें बताने की कोई बात है। इसमें आपको याद क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैपिटल आर आप इसमें कैसे निकालोगे, जो सरकम रेडियस है, देखिए आप लोग याद रखना है इसमें कि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, ये आपको याद है। इसका मतलब अगर मैं इस एसी को डायमीटर मानूं तो ऐसे मेरा एक सेमी सर्कल तो एटलीस्ट कंप्लीट हो सकता है,
ठीक है, सर्किल तो पूरा बन ही जाएगा, ये आपका एक सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब सेमी सर्कल बना है तो कुछ ना कुछ रेडियस रहा होगा। इस पॉइंट को मान लेता हूँ कि लेट सपोज ये इसका AC जो होता है इसको बराबर बांट रखते हैं पॉइंट। ठीक है, तो ये जो साइड आपकी आएगी, एक सेकंड इसको मैं हटाता हूँ, हाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने D माना, तो जो AD आपका होगा वो DC के बराबर होगा। और अगर आप BD को ज्वाइन कर लोगे ऐसे, ठीक है, तो ये BD भी इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या याद रखना है आपको कि AD बराबर DC बराबर BD, और ये D पॉइंट क्या था आपका, ये D पॉइंट इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट था साइड BC का। ठीक है, तो अगर आपसे सर्कम रेडियस पूछ लेते, अब ये आपका सर्कम रेडियस तो हो गया। ठीक है, ये जो BD की वैल्यू है कैपिटल R जो है, तो आप बोलोगे कि किसके बराबर है, ये डायरेक्टली हाइपोटेनस का आधा है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखोगे कि अगर आपको स्मॉल r पूछ लिया जाए, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो वो हो जाएगा AB प्लस BC माइनस AC डिवाइड बाई 2। ये है आपका इन रेडियस और वो तो आपका सर्कम रेडियस। ये दो बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि क्या पूछेगा, काफी सारी चीजें पूछ सकता है वो। जैसे आपसे आपको दे दिया स्मॉल r गिवन है, कैपिटल R गिवन है, एरिया बताओ, तो कैसे निकालोगे। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, फॉर्मूले लगाने बैठ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि जो एरिया होता है डेल किसके बराबर होता है, स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक है, ये रिलेशन हमेशा याद रखना। इस पर एक सवाल आ चुका है, जस्ट अभी भी जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसके अंदर एक सवाल ऐसा पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला जरूर बताया। ठीक है, और कोई खास फॉर्मूला है नहीं। डिस्टेंस बिटवीन द इंसेंटर एंड सर्कम सेंटर पूछ सकता है, मैं पे लिख लेता हूँ जो डिस्टेंस होगा। अब देखिए, केवल अगर आप PDF देख रहे हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको समझने में। ठीक है, बट ऐसे मैं इसको शो कर लेता हूँ क्योंकि सब कुछ मैं इसमें नहीं लिख सकता, इतना स्पेस ही नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस जो होगा स्मॉल स्मॉल r तो गलत होगा लिखना, इन सेंटर ऐसे समझ लो, इन सेंटर सर्कम सेंटर में वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक है, ऐसे उसको याद रख लेना। थोड़ा सा चेंज हो दोनों फॉर्मूला में, ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोनों फॉर्मुलाज में। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो आपको देखनी पड़ेगी अगर आपको इन फॉर्मुलाज को अच्छे से समझना है तो तभी आपको ये क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना ही था यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो सेंटर्स हम लोगों ने लगभग सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ छूट गया है, या अगर छूट भी गया हो तो मैं आपको वीडियो के आखिर तक पक्का बता दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि चीजें यहाँ पर हमको और सीखनी पड़ेंगी फिलहाल सेंट्रोइड के बारे में, कुछ स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, SSC जो सवाल दे रहा है उनके हिसाब से ये रिजल्ट आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप पेपर में जल्दी इन सवालों को कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला रिजल्ट तो एक आपसे ये पूछ लिया जाता है, लेट्स सपोज एक ट्रायंगल मेरे पास है। ठीक है, और यहाँ पर ठीक से बनाते हैं, ये ट्रायंगल है, ऐसे बड़ा सा बनाते हैं तो आपको सही से समझ में आएगा। ये ट्रायंगल ABC है। ठीक है, अब इसमें वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 6 इक्वल पार्ट में आपका ट्रायंगल का एरिया पूरा डिवाइड हो जाता है। बट अगर आप इन पॉइंट्स को भी जोड़ लो, जैसे ये आपका यहाँ पर है मिड पॉइंट, ठीक है, ऐसे अगर आप इनको जोड़ रहे हो तब भी जो आपको एरिया यहाँ पर दिख रहे हैं ना, 4 इक्वल इक्वल एरियाज है। ये जो एरिया आपका 1 है, लेट्स सपोज ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है और ये एरिया 4 है, दे आर ऑल सेम। ये सभी एरियाज आपस में बराबर हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना। पहली बात तो हालांकि सेंटर का स्पेसिफिक रूल नहीं था, बट फिर भी ये आपके पॉइंट यहाँ पर कौन से मिड पॉइंट थे। ठीक है, इस पर सवाल आपका आ सकता है। और आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बचा है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, या फिर दूसरी स्लाइड लेते हैं, इसमें बताता हूँ आपको। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक से बनाते हैं। अब ठीक है, और इसमें आपने मीडियंस बना ली, ये एक मीडियन, दूसरा और ये तीसरा। नहीं रहा, अब ठीक है। अब ये एरिया आपसे पूछ लिया जाता है कि ये वाला एरिया कितना होगा, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा, ये एरिया कितना होगा। पूरे ट्रायंगल का एरिया A है तो ये जो एरिया होगा ये A/12 हो जाएगा। भूलोगे तो नहीं इसको, ये एरिया आपका A/12 होगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई। आगे बढ़े, एक चीज मुझे आपको यहाँ पर और बतानी है, यहीं पर बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी जगह बची हुई है। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज इसमें ये आपका ऑल्टीट्यूड हो गया और ये आपका हो गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है,
ऐसे मैं शो कर देता हूँ ABC, ठीक है। और ये आपका ऑल्टीट्यूड है, वो तो आपको दिख रहा है, ई पॉइंट है आपका एंगल बाइसेक्टर। तो ये अगर आपका जो एंगल BAE है किसके बराबर है, एंगल EAC के, ऐसे आप समझ लेना कि ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। दोनों एंगल बराबर है, ये वाला और ये वाला भी, ठीक है। तो इस वाले केस में ये एंगल कितना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो एंगल DAE है वो कितना होगा। तो हम लोग दूसरे कलर से शेड करते हैं। जो आपका एंगल DAE होगा उसकी वैल्यू कैसे आप निकालोगे डायरेक्टली, तो हमेशा याद रखना कि जो एंगल DAE आपका होगा वो बराबर आ जाएगा हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एंगल B एंड एंगल C, हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है। एक शिफ्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा इस पर बेस्ड। आगे बढ़े भाई अगले क्वेश्चन के अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। देखो ये वाला जो केस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आपका एक ट्रायंगल है ABC, मैं यहाँ पर सारे मीडियंस बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक मीडियन बनाया BD और एक मीडियन मैंने बनाया ये वाला CF, और मान लेते हैं कि ये जो मीडियंस है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस वाले केस पर कि जो आपका लेट्स सपोज ये G है ना पॉइंट सेंट्रोइड, तो जो आपका एंगल BGC है, इफ एंगल BGC इज 90 डिग्री, तो बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं सॉरी, जो आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए। सबसे पहला रिजल्ट तो यही है कि अगर आप A और G को ज्वाइन कर रहे हो, ऐसे A और G को मैंने ज्वाइन कर लिया, तो AG किसके बराबर होगा, तो AG बराबर BC होता है इस वाले केस में। कलर दूसरे कलर से लिखते हैं इसको यहाँ पर, AG होगा वो हमेशा BC के बराबर होगा इस वाले केस में। पहला रिजल्ट तो आपका ये हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या होगा, देखिए दूसरा रिजल्ट आपका ये है कि जो BE स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने पॉइंट D लिया है ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा BD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, जो BD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर है ये आपका बराबर आ जाएगा AD स्क्वायर के, AD नहीं सॉरी, ये आप इसको कुछ और मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा AP स्क्वायर के बराबर, ठीक है। दो मीडियंस के स्क्वायर का समेशन तीसरे मीडियन के स्क्वायर के बराबर है, ऐसे आप लोग ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तीसरा रिजल्ट क्या है, तीसरा रिजल्ट ये कि जो एरिया होगा BGC का, वो तो आपको पहले पता ही है कि 1/3 होगा कंप्लीट ट्रायंगल एरिया, कंप्लीट जो ट्रायंगल है ABC उसके एरिया के कंपैरिजन में। और अगर आपको कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया नहीं पता, आपको केवल दो मीडियन पता है BD और CF, तो कैसे निकालोगे, तो देखिए तो आप इसको ऐसे निकालोगे, तब जो एरिया आपको फॉर्मूला याद रखना है एरिया का, एरिया ऑफ BGC वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2/9 टाइम्स ऑफ BD इंटू CF। ऐसे भी ध्यान रखना, दोनों केस से आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपको BD और CF दे दिया जाए केवल, तो आप बता सकते हो BGC का एरिया कितना हो जाएगा, 2/9 टाइम्स BD इंटू CF। एक ये बात हो गई, और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे आपको AB पता है, AC पता है, आपसे BC पूछ लिया, कैसे निकालो, देखिए तब जो आपको याद रखना है कि जो AB स्क्वायर है प्लस AC स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, रिवीजन करोगे इसका तभी याद बना रहेगा। तो ये मुझे बताना था, इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि आप तक किसी ने कभी बताया होगा जितना मैंने आपको बता दिया एक संग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले टॉपिक की तरफ। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में कभी कभी ऑल्टीट्यूड पर भी सवाल आ जाता है, ठीक है। जैसे आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें ये वाला एंगल 90 का है जैसा आपको दिख रहा है। मैंने एक ऑल्टीट्यूड बना लिया BD, ऐसे। तो क्या क्या रिलेशन हमको याद रखने हैं देख लेते हैं एक बार। देखिए पहला रिलेशन तो ये कि जो BD इंटू AC होगा, ये तो एकदम बेसिक है कि हमने एरिया इक्वेट कर दिया, BD इंटू AC बराबर आ गया AB इंटू BC के, ये तो कोई भी नहीं भूलेगा, सबको याद बना रहेगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात ये है कि जो आपको BD स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, BD स्क्वायर बराबर होगा AD इंटू CD के,
इसको भी ध्यान रखना है। और ये सारे रिजल्ट कहाँ से आते हैं? ये सारे रिजल्ट हमारे पास सिमिलरिटी से आते हैं। सिमिलरिटी सीखने की जरूरत नहीं है, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो गए भाई, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी सीखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि एसएससी नहीं पूछता, एसएससी के क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलरिटी पर बेस्ड होते हैं ज्यादातर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी होगी भी तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, ठीक है, उसमें तो दिमाग नहीं लगाना है। पर सिमिलरिटी पर बेस्ड ये आपके कुछ रिजल्ट्स हैं जो आते हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि अगर लेट सपोज इस एंगल को मैं अल्फा मान लूं तो ये 90 होता है, ये आपका 90 माइनस अल्फा आ जाता है, ठीक है। अब ये पूरा 90 था तो वापस से ये आपका अल्फा आ गया, और ये वाला आपका क्या हो गया, अगर ये 90 अल्फा है तो ये आपका फिर से 90 माइनस अल्फा आ गया। इस तरीके से आपके सिमिलर ट्रायंगल्स काफी सारे बन जाते हैं, ठीक है। अब उसमें आपको ध्यान नहीं देना, अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो फिर उसको कोई मतलब नहीं, अगर आपको ये रिजल्ट पहले से याद है तो उसमें कुछ नया नहीं है जो आप सिमिलरिटी से कर पाओगे, ठीक है। एक आपको याद रखना है कि जो ए बी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इस पर बेस ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ये जो बी सी स्क्वायर है किसके बराबर है, सी डी इंटू कंप्लीट ए सी। इन चार रिजल्ट को हमेशा याद रखना है, ठीक है। और कुछ इसमें है नहीं बताने के लिए, इतना ही मुझे बताना था। आगे बढ़ते हैं भाई अगली चीज की तरफ। और हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी सीख लो, काम आएगा आपके। जैसे ये एक लेट सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का था, ठीक है। अब इसमें अगर हमने दो मीडियंस बनाए, एक आपका मीडियन ये वाला और ये आपका मीडियन दूसरा वाला, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक्स है आपका, ठीक है, या फिर कुछ भी मान लेते हैं, इस पॉइंट को एम मान लिया, इस पॉइंट को एन मान लिया, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर होगा, दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको, डार्क कलर है थोड़ा सा, इधर ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एक आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट आपका ये है कि यही जो समीशन था एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम एन आपको पता है कि ए सी का आधा है तो ये बराबर आ जाएगा 5/4 ए सी स्क्वायर के। इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर है, ऐसे में बना देता हूँ, ये सेम है, ठीक है। ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर 5/4 ए सी स्क्वायर, इतना नहीं भूलोगे, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पता नहीं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन करने की आदत है तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन निकल रहा है अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, याद करना कि अगर हमारे पास तीन साइड्स गिवन है तो हम लोग आसानी से मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है। बट क्या होगा अगर वो मीडियन ना हो, जैसे ये मेरा एक ट्रायंगल है आड़ा तिरछा सा, ठीक है, ए बी सी। इसमें मान लेते हैं कि हमने एक ऐसी लाइन बनाई इस ए पॉइंट से, यहाँ पर डी मैंने बना लिया क्योंकि बीडी को यहाँ पर डिवाइड कर रहा था, कंप्लीट बीडी की सॉरी बीसी की लेंथ मैंने आपकी ए मानी। अब ये लेट सपोज इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। जो आपका बीडी था उसको मैं एम मान लेता हूँ, और जो आपका डीसी था उसको मैं एन मान लेता हूँ, और इनकी लेंथ क्या क्या माने, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप लोग सी मान लीजिए। तो अब आप एडी कैसे निकालोगे, क्या कोई तरीका है एडी निकालने का, एडी को लेट सपोज मैं डी मान लेता हूँ, तो डी कैसे आएगा, क्या रिलेशन है, किसी को याद आ रहा है, तो रिलेशन आपका है बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन जो होगा ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू एम ए एन एम इंटू ए इंटू एन, मेरा मतलब ये प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें और कुछ खास पे है नहीं। आगे बढ़ता हूं मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, वो पूछ लेता है कभी कभी एसएससी मेंस के अंदर आने की ज्यादा संभावना है, प्री के अंदर तो क्या शायद नहीं है। और सीवेंस कुछ देख लेते हैं हम लोग कि सीवेंस की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब सीवेंस क्या होते हैं, जैसे कोई भी आपका ट्रायंगल है, लेट्स सपोज मैंने ऐसे बना लिया, अब इसके अंदर हमने कुछ भी ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। कोई ऐसे लिमिटेड रूल नहीं है हमारा, ये हमने तीन लाइंस बना ली ऐसे, ठीक है। आपका ट्रायंगल है एबीसी, इसको एडी मान लिया, बी मान लिया और सी एफ मान लिया। अब ये जो तीन सीवियन थे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, इस पॉइंट पर, इसको मैं लेट सपोज ओ मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन होते हैं जो हमको पता होने चाहिए। पहला रिलेशन तो ये है कि जो आपका ए ओ डिवाइडेड बाय ए डी होगा, ठीक है, ए ओ डिवाइडेड बाय ए डी। तो लेट सपोज ये ओ अगर हमारा क्या होता, ऐसे मैं इसको याद रख सकता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं है बट ए अपॉन ओडी, वो अगर मैं मान लूँ ये मेरी तरफ से सेंट्रोइड था तो ये रेशियो कितना होता, आप बोलोगे ये रेशियो हो जाता 2/3। तो ए ओ अपॉन ओडी प्लस बी ओ अपॉन बीई,
प्लस सी ओ अपॉन सी एफ। ये किसके बराबर होता है गाइज? ये वैल्यू हमेशा 2 के बराबर होती है, क्योंकि वो आपको 2/3 आ रहा था, तो इंटू 3 कर, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट रिलेशन आपका ये है। इनमें से 2 चीज आपको पता होंगी, तीसरी चीज आपसे पूछ सकता है वो। जैसे आपको AO अपॉन AD पता है, BO अपॉन BE पता है, आपसे CO अपॉन CF पूछ लिया तो आप ऐसे फाइंड कर लेना। ठीक है, अब वही बात है कि अगर आप OD अपॉन AD करोगे, फिर आप OE छोटी वाली साइड ले रहे हो पहले, डिवाइडेड बाय कंप्लीट BE, प्लस OF डिवाइडेड बाय कंप्लीट CF ले रहे हो, तो ये बराबर होता है 1 के, क्योंकि यहाँ पर 1/3 आ रहा है, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, इतना आपको इसमें याद रखना है, और इसमें याद रखने का कुछ भी नहीं है। हालांकि एक रिजल्ट और मुझे ध्यान आ रहा है हल्का हल्का, आप लोग बताना कि सही है कि गलत है। जैसे हमारा एक ट्रायंगल है कोई भी, हमने इसका एक इंटीरियर पॉइंट लिया, ये वाला, अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए इंटीरियर पॉइंट किसी से भी। ठीक है, ऐसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, इसको लेबल करते हैं ABC, और ये पॉइंट मैंने ले लिए DE और F। तो रिलेशन आपका है कि AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस एक प्लस छोड़कर, ठीक है, एक प्लस छोड़कर मैं ऐड करता जा रहा हूँ स्क्वायर्स को, प्लस CF स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक और रिलेशन होगा जो आपको याद रखना है। ठीक है, और तो मुझे कुछ खास अभी ध्यान नहीं आ रहा, इतना ही मेरे हिसाब से होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आप लोग और देख लो CBN की, ये जो आपका AF, जैसे इस फिगर पर वापस आओ, ये वाला जो था, इसमें जो AF इंटू BD इंटू एक प्लेस छोड़कर CE होगा, ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू BF इंटू DC इंटू AE। ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट फिर भी चलेगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए, 2 चीज मैं आपको इस स्लाइड में बताने वाला हूँ। एक है आपका साइन रूल, ठीक है, साइन रूल, और एक तरफ है आपका कोसाइन रूल। दोनों यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यार अगर ज्यादा डेप्थ में आपको ट्रायंगल पढ़ा दिया थोड़ा, तो कुछ लोग मुझे गाली देना शुरू कर देंगे, क्योंकि कहेगा इतना और क्या इसमें रह गया। ठीक है, बहुत देर से हम इसी में फंसे हुए हैं, बट फिर भी हम लोग कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर स्किप कर दिया हो, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी पूछा गया, मैं आपको सब बताता जा रहा हूँ। अब देखिए, साइन रूल क्या होता है? एक कॉमन सा ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल है ABC। अब देखिए, ए के अपोजिट जो मैंने साइड है वो स्मॉल ए ली है, बी के अपोजिट साइड मैंने स्मॉल बी ली है, सी के अपोजिट साइड मैंने स्मॉल सी ली है। ठीक है, तो रिलेशन साइन रूल में क्या होता है? स्मॉल ए अपॉन साइन ए बराबर होता है बी अपॉन साइन बी, मतलब साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल डिवाइडेड बाय सी अपॉन साइन सी जो होगा, ये सब बराबर होंगे। और ये वैल्यू किसके बराबर है? इनफैक्ट ये आपका 2 टाइम्स आर के बराबर है। अब आप पूछोगे आर क्या है? आर है आपका सर्कम रेडियस। ठीक है, ये आपका हो गया साइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है? देखिए, कोसाइन रूल से कोसाइन रूल आप बेसिकली हम लोग कब यूज करते हो? जब आपके पास 2 साइड पता हो, ठीक है, उनके बीच का एंगल पता हो, और आपसे तीसरी साइड पूछ ली गई हो, तब आप कोसाइन रूल की हेल्प लेते हो। ठीक है, जैसे लेट सपोज मुझे इसमें बी पता होता, मैं ऐसे कलर चेंज करता हूँ, लेट सपोज मुझे सी पता होता, मुझे बी पता होता, मुझे एंगल ए पता होता, तो मैं ए कैसे फाइंड करता? तो आप बोलते कि जो ए स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ऑफ एंगल ए। ये रिलेशन आपका होता है कोसाइन रूल के अंदर। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिखता हूँ मैं इसको, ना जो लोग PDF देखेंगे उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आने वाला। ये बात सच भी है, क्योंकि अब जो PDF देखेगा उसको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इतनी मैंने हौच पौच पहले कर दी है, बट फिर भी जिसको समझना हो वो वीडियो देख लेगा, सीधी बात। और इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है, थोड़ा आप रीअरेंजमेंट करोगे तो आप भी समझ जाओगे कि जो कॉस ए होता है, अगर आपसे लेट सपोज साइड बताएं, आपको साइड बताएं, आपने बोला साइड तो यार मेरे को दी गई है, मुझे एंगल नहीं पता, एंगल निकाल लो यार, क्या बड़ी बात है। कॉस ए सीधे सीधे बराबर हो जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स BC। अब ध्यान देना यार कि इस वाले रिलेशन में जब आप मदद ले रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी SSC वाले क्या करते हैं कि वो ए की वैल्यू 90 से बड़ी दे देंगे, तो आपको ध्यान देना है कि तब वहां पर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कॉस की वैल्यू अगर 120 होगी, ठीक है, तो मैं नेगेटिव साइन के संग लूंगा ना वैल्यू को, पॉजिटिव थोड़ी ना लूंगा, है ना।
इसमें मिस्टेक मत कर देना। और यार एक चीज तो मैं आपको और बता दूं यहाँ पर, वेरी वेरी सॉरी, ये थोड़ा लंबा सा हो रहा है आपके लिए, बट फिर भी सीखना जरूरी है ना। जब तक सीखोगे नहीं तो तब तक आप कैसे इन सवालों को जल्दी कर पाओगे। अब खुद ही बताओ, किसी को अगर ये फॉर्मूला पहले से पता है, ये वाला, ठीक है, किसी को ही नहीं पता है, तो कौन जल्दी क्वेश्चन को कर पाएगा? जिसको पता है वही तो कर पाएगा ना। ठीक है, आप खुद ही सोचो यार, कोई इस क्वेश्चन में 1 मिनट खर्च कर दे और आप इसको 15 सेकंड में, 20 सेकंड में कर दो, तो कितना अंतर पड़ गया। हर एक सवाल में अगर आप ऐसा करोगे तो आप तो पेपर में आग लगा दोगे। ठीक है, देखो यार, इसमें अगर लेट सपोज ये आपका एंगल ए है और हमने बाकी दोनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर बनाए, ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ये अगर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला जो एंगल होता है ना, आप लोग हमेशा याद रखना, ये वाला एंगल जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, एंगल a/2 होता है। इस एंगल a का आधा होता है। ठीक है, साइड में मैंने इसलिए बनाया है इसको, ऐसे में सेपरेट कर देता हूँ इसको बाकी सबसे। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। और हाँ, एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं एसएससी के अंदर कि लेट्स सपोज ये आपका एक ट्रायंगल है एबीसी, इसी में आपको समझ में आ जाएगा एक स्लाइड। ठीक है, अब मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया डी, ऐसे मैंने पॉइंट ले लिया डी यहां पर। कंडीशन आपको ये गिवन है कि जो ईडी रेशियो बीडी है वो एक सर्टेन वैल्यू, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ये रेशियो आपका 5:2 है। ठीक है, और हमने एक पॉइंट ले लिया ई इस तरीके से कि जो हमारा डी जो है, ठीक है, वो बीसी के पैरेलल है। इस तरीके से कंडीशन गिवन है कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। अब आपको वो दे देगा कि डीईसीबी का एरिया फाइंड करो, या फिर डीईसीबी का एरिया पता है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो उसमें आपको क्या करना होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मिड पॉइंट होता तो हम कह देते कि एरिया का रेशियो 1/4 हो गया, कुछ पूछने की बात नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब ये पैरेलल है ना, तो ये वाला जो रेशियो आएगा ना, ए रेशियो ईसी, ये भी आपका 5:2 ही आएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये रेशियो सेम होने वाला है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इसका जो एरिया एडीई का, वो आप क्या मानोगे, 5 × 5 25। ठीक है, तो जो एडीई का एरिया होगा वो आप मानोगे 25 यूनिट, और जो कंप्लीट एबीसी है उसका एरिया आप मानोगे 5 + 2 7 हुआ, तो कंप्लीट 7 का स्क्वायर यानी कि 49 यूनिट। अब इस हिसाब से जो डीईबीसी का एरिया है, डीईसीबी ये कहना सही होगा, ये एरिया कितना होगा, इनका डिफरेंस ऑब्वियसली यानी कि 24 यूनिट इनका इसका एरिया होगा। अब जो भी वैल्यू गिवन है उसको इक्वेट कर देना, फिर आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। अब ये बताते बताते मुझे एक चीज और ध्यान आ गई। लेट सपोज आपको दो साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो आप एरिया कैसे निकालोगे? जैसे अगर लेट सपोज आपके पास ये एंगल होता अल्फा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता। आपको ए बी पता है, मान लेते हैं आपको ए सी पता है, तो आप बोलोगे कि जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी का वो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी इंटू ए सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी कि साइन अल्फा। ये रिलेशन होता है एरिया का। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना। बस भाई ट्रायंगल में इतना ही है, इसके अलावा ट्रायंगल में कुछ भी नहीं है, और जो होगा वो सर्कल को इंक्लूड करके होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल्स में जो आपने चीजें सीखी है ना, इसकी मदद आप सर्कल्स में जरूर लोगे, ये मुझे आपको बताना था। पाइथागोरस थ्योरम वगैरह मैं आपको नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि वो तो सबको पता होनी चाहिए, a² + b² = c²। ठीक है, वो सब सबको पता, वो मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और भाई आगे बढ़ते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है गाइस, तो अगला टॉपिक हमारा क्या था, हम लोग देख तो लें एक बार। नेक्स्ट होता ट्रायंगल्स हमने कर लिया, हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ आ गए हैं। क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के हिसाब से। ठीक है, ध्यान से सुनना, प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में पक्का इससे सवाल बनेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स, और यार क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा तो हमने सब कुछ है बचपन से, ट्रायंगल भी पढ़े, फिर भी रिवीजन की जरूरत होती है। नाम ही इतना बड़ा है क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जिसमें 4 साइड होती हैं, वो आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सभी के सभी आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ठीक है, अगर एक जनरल क्वाड्रिलेटर की बात करें, लेट्स सपोज ये जनरल क्वाड्रिलेटर मैंने ऐसे बना लिया, इसमें कुछ खासियत नहीं है, ये आपका ए बी सी डी है, उसकी डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डायगोनल ड्रॉ करने में हमको। तो हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया बी और डी को, हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया ए और सी को। देखिए लाइन आड़ी तिरछी हो जाती है, उसमें आप लोग ज्यादा शिकायत मत करिएगा यार। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका एरिया बताओ, तो आप बोलोगे यार एरिया तो मैं तभी बता पाऊंगा जब आप मुझे दो परपेंडिकुलर दोगे।
जैसे अगर मुझे बी डी पता है तो अच्छी बात है, ये डायगोनल लेट्स सपोज मुझे पता है बी डी, तो मैं आपसे ये पूछूंगा या फिर आप मेरे से ये पूछोगे कि भाई मुझे ये बताओ कि ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है इसकी वैल्यू क्या है। जैसे इसको मैं लेट्स सपोज एक्स मान लेता हूँ, ये जो आपकी साइड है एक्स है। फिर आप पूछेंगे ये वाला भी मुझे बताओ, इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो जो एरिया होगा उसको फाइंड करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये कि आपको एक डायगोनल पता हो और आपको उस डायगोनल पर जो ऑल्टीट्यूड गिराए गए हैं अपोजिट पॉइंट्स थे वो आपको पता हो, तो एरिया बोलोगे कि सिंपली हो जाएगा 1/2 इंटू ये वाला जो डायगोनल है बी डी इंटू एक्स प्लस वाई। सिंपल सा रिलेशन एकदम। दूसरा रिलेशन क्या है? दूसरा रिलेशन ये कि जब आपको दोनों डायगोनल पता है, लेट्स सपोज आपको दोनों डायगोनल पता है और आपको उनके बीच का एंगल पता है। अब एंगल ये वाला हो, अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा एंगल पता हो, ये वाला अलग एंगल अलग होगा, ये वाला अलग होगा। नहीं भाई, दोनों एंगल बराबर ही होंगे। अगर ये थीटा है तो वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊँ उसमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखो एरिया का फॉर्मूला एक और होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि d1 इंटू डी टू, ऐसा लिख लेते हैं d1 इंटू डी टू इंटू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह अगर साइन 180 माइनस थीटा हो तो आंसर तो सेम आएगा ना यार। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर अगर ये आपका थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए तब एक बात और सच हो जाती है, वो हम लोग अलग से मेंशन कर लेते हैं। अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तब आपको क्या याद रखना है कि अपोजिट के स्क्वायर का समेशन बराबर होगा, यानी कि जो ए बी स्क्वायर होगा प्लस सी डी स्क्वायर होगा, ये केवल तब है जब थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, ये बराबर होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, कोई परेशान तो नहीं होगा इतना याद करने में? आगे बढ़े। अब देखो यार, जैसे लेट्स सपोज एक क्वाड्रिलेटर मैंने फिर से बनाया या फिर एक मैंने सर्कल बनाया। सर्कल हालांकि अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक मैंने सर्कल बनाया, इसके अराउंड मैंने ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना दिया। थोड़ा ठीक से नहीं बनना है बट फिर भी एडजस्ट कर लेना। मैंने क्वाड्रिलेटर बना दिया ऐसे। ठीक है, इसको मैंने ए बी सी डी मान लिया। तो इसमें भी आप ध्यान रखो कि जो अपोजिट साइड्स का समेशन है वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, और वो क्यों होता है ये हमको सर्कल पढ़ने के बाद पता चलेगा, क्योंकि टेंजेंट जो होते हैं ना वो सेम पॉइंट से वो बराबर हो जाते हैं। जैसे इस बी पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग क्या, क्योंकि जो ए बी, अरे स्क्वायर को लिख दिया मैं, ए बी सी डी होगा वो बराबर हो जाएगा बी सी प्लस ए डी के। ठीक है, कोई नहीं भूलेगा इस बात को। आगे बढ़े। अब आ जाओ थोड़ा रेक्टेंगल के बारे में सीख लेते हैं। स्क्वायर से पहले थोड़ा रेक्टेंगल सीखते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? देखिए रेक्टेंगल वो होता है ऐसा फिगर जिसमें चार साइड हो, अपोजिट दोनों साइड बराबर है और सभी एंगल आपकी 90 डिग्री है। ठीक है, अपोजिट साइड बराबर तो पैरेललोग्राम में भी होती है, बस उसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होते। जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो उसके अंदर, इसमें होता है ऐसा। तो आपका ए बी सी डी रेक्टेंगल तब कहलाएगा जब ए बी बराबर सी डी हो और ए डी बराबर बी सी हो और सभी एंगल आपके 90 डिग्री हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल के अंदर आपकी आ जाती है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी का मतलब अगर आप एक डायगोनल बना लो, लेट्स जैसे मैंने ये डायगोनल बनाया। ठीक है, दोनों डायगोनल मैंने बना लिए। अब ये जो आपका ओ पॉइंट है तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि जो AO होगा वो बराबर हो जाएगा BO के, ये बराबर हो जाएगा DO के और ये बराबर हो जाएगा CO के। इसी प्रकार से कि जो एरिया आपका है AOB, ठीक है, ये जो एरिया आपका AOB आ रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा AOD के बराबर, ये हो जाएगा BOC के बराबर और ये हो जाएगा DOC के बराबर। इतना आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर भी कोई भूल ना जाए कि जो एरिया ऑफ AOB है वो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि 1/4 है कंप्लीट ABCD के कंपैरिजन में। इसमें किसी को कोई भी डाउट या मैं गलत लिख दिया? सही लिखा है यार, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। ठीक है गाइस, लोग मान लो जैसे कि मेरे पास ये है, एक और रेक्टेंगल में बनाता हूँ ABCD। एक पॉइंट मैंने ले लिया P इसके इंटीरियर में यहाँ पर, और इस P पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ सबसे। मैंने AP को ज्वाइन किया, PD को ज्वाइन कर लिया, PB को ज्वाइन कर लिया और ऐसे मैंने PC को भी ज्वाइन कर लिया। तो आपको याद रखना है कि जो AP स्क्वायर होगा प्लस PC स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा PD स्क्वायर
प्लस बीपी स्क्वायर की। और हमेशा ध्यान देना कि ये पॉइंट बाहर भी हो सकता है, लिमिटेड नहीं है ये बात कि अंदर ही लेना इसको जरूरी है, आप इसको बाहर भी ले सकते हो। पी पॉइंट एट सपोज मैं यहाँ पर ले लेता, फिर मैं ए को और सी को जॉइन करता उससे, तब आपका ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होता पी डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर की। तो ये एक्सटीरियर पॉइंट के लिए भी ट्रू है। लिख देता हूं मैं, एक्सटीरियर पॉइंट ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, इतना सबको ध्यान रहेगा। देखो हम लोग आते हैं स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर माने क्या? एक ऐसी शेप जिसकी चारों साइड बराबर है, चारों एंगल बराबर है, और वो सभी एंगल 90 डिग्री है, ये आपका स्क्वायर होता है। अब जो भी प्रॉपर्टी हमने रेक्टेंगल में पढ़ी है वो स्क्वायर में तो पक्का वैलिड होगी। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ, ये बात दोबारा में रिपीट करने की जरूरत इसमें है नहीं, कि जो ऑल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, रेक्टेंगल की, ऐसे बनाते हैं कि इसमें वैलिड है स्क्वायर के अंदर। ठीक है, पहली बात तो ये होगी समझने वाली। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ सीखने का है क्या? देखिए स्क्वायर को जनरली होता है क्या कि बहुत बार घुसेड़ दिया जाता है, कहीं सर्किल के अंदर डाल दिया, ठीक है, कहीं इसके अंदर एक सर्किल बना दिया, तो उसमें आपको कभी घबराना नहीं है। जैसे मैं एक जनरल केस डिस्कस कर लेता हूँ, स्क्वायर में और कुछ भी नहीं, एरिया सबको पता है। अब मैं एरिया और पेरीमीटर भी बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा। जैसे साइड एक्स है आपकी, एरिया आपका एक्स स्क्वायर होता है, साइड आपकी 4x होती है, साइड आपकी x होती है, सॉरी पेरीमीटर 4x होता है, पेरीमीटर 4x होता है। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल हो जाता है √2x। ठीक है, और तो कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, बाकी सब कुछ है भी अगर तो वो आपको पता है पहले से। स्क्वायर में तो स्क्वायर में भी कुछ समझाना पड़ जाएगा कि स्क्वायर ये है वो है, तो फिर क्या मतलब भाई। आपने 12वीं तक आपने पढ़ाई करी है ना भाई, आप सबने यार। वो बीच में क्लास वास का कोई मार दियो गोला वगैरह, कुछ पता नहीं है भाई, आजकल बहुत चल रहा है। कोविड में तो बच्चे ऐसे ही पास हो गए, कुछ नहीं आता उनको। अब देखिए स्क्वायर में और कुछ अगर है डिस्कस करने का तो वो क्या है, स्क्वायर के अंदर डिस्कस करने का सबसे पहले तो यार ये है कि अगर इसके अंदर मैं लेट्स सपोज एक सर्कल इंस्क्राइब कर दूं, ठीक है, जो मैं जिस बात पर आना चाह रहा था जल्दी से उस पर मैं आ चुका हूँ। जैसे ये मेरा एक स्क्वायर है, इसके अंदर मैंने एक सर्कल इंस्क्राइब कर दिया, और आपसे अगर यही पूछ लिया गया कि यार सर्कल का रेडियस बता दो, स्क्वायर की साइड आपकी एक्स थी, तो आप कैसे बताओगे? किसी को पता है? सिंपल है यार। जैसे अगर इस सर्कल का रेडियस में पॉइंट सेंटर में ये मानूं, तो मैं ऐसे जो लाइन बनाता वो डायमीटर होती, तो डायमीटर मुझे दिख रहा है कि साइड के बराबर है। ठीक कह रहा हूँ, डायमीटर का साइड के बराबर है, तो आप बोलोगे कि जो रेडियस है वो मेरा साइड का आधा हो गया। ये तो सरल था। ठीक है, इसमें कुछ खास था नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर स्क्वायर के अराउंड एक मैं सर्कल इंस्क्राइब करूँ, सर्कल बना दूं, ठीक है, ये बोलना सही होगा। अगर मैंने एक स्क्वायर लिया, इसके अराउंड मैंने एक सर्कल बना दिया इस तरीके से, और अब मुझे स्क्वायर की साइड पता है, तो मैं सर्कल का रेडियस कैसे निकालूंगा? क्या तरीका है तब निकालने का? देखिए तब मैं क्या करूंगा, तब मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा स्क्वायर का, ऐसे। अब ये जो डायगोनल है, डायगोनल लिखना ठीक होगा, पूरा लिखते हैं, अब कुछ लोग डायमीटर में कंफ्यूज हो जाएंगे। डायगोनल वो कितना होगा, स्क्वायर की साइड मैंने एक्स मान ली, तो डायगोनल हो जाएगा √2x। अब यार मुझे ये बताओ कि जो √2x है वो किसके बराबर है? वो डायमीटर ही तो है। डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स होता है रेडियस का। तो रेडियस कितना आ गया? आप बोलोगे रेडियस आ गया साइड डिवाइड बाय √2। ये भी आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, स्क्वायर में फिलहाल इतना ही है, और कुछ अगर बहुत ही जनरल है तो यार वो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताई दिया कि स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी वैलिड है। जैसे अगर ये स्क्वायर है तो अगर आप इसमें डायगोनल बना रहे हो ये वाले, तो ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, सभी 90 डिग्री के एंगल आपके हैं। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये सब बात तो पता होंगी आपको। ठीक है, अब ये भी अगर बताना पड़ेगा यार तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो मजाक की बात रही सब, जरूरत पड़ेगी तो सब कुछ बताएंगे। अगर आप बोलोगे एकदम बेसिक से होता तो एकदम बेसिक से ही बता देंगे, क्योंकि आपका चैनल है, जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। ठीक है, अब यार पैरेललोग्राम पर आ जाते हैं जल्दी से, क्योंकि लिमिटेड टाइम में हमको काफी सारी चीजें कवर करनी है। पैरेललोग्राम, अब पूछोगे पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम ये होता है जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। हालांकि बना तो बहुत ही गंदा है, बट फिर भी ये होता है। ठीक है, आपका पैरेललोग्राम हो गया, इसे गलत बन गया, अब इसी से काम चला लो।
ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है। देखिए पैरेललोग्राम में बेसिकली होता है क्या कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल का मतलब अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ये अल्फा होगा, अगर ये एंगल आपका बीटा है तो ये बीटा होगा। जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है, ऐसा आप बोल सकते हो। अपोजिट साइड जिस भी फिगर में पैरेलल हुई, चार साइड्स हैं तो वो पैरेललोग्राम बन गया। सिंपल डेफिनेशन ये हो गई, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा आप बोलोगे क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों साइड पैरेलल है। 90 क्यों, 180, 180 डिग्री है, ठीक है। और क्या रिलेशन आपको इसमें याद रखने हैं। देखिए पैरेललोग्राम से सवाल काफी सारे बनते हैं, ये मानना हमको पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला तो सवाल तो ये है कि जैसे लेट्स सपोज ये साइड मेरी ए हो गई और ये साइड मेरी बी हो गई, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एरिया क्या है, तो आप बोलोगे यार जो एरिया होगा वो हो जाएगा ए बी साइन अल्फा। ट्राइंगल का याद है आपको कि हाफ ए बी साइन अल्फा आता था, यहाँ पर एरिया हो जाएगा ए बी साइन अल्फा, ठीक है। और क्या आपको याद रखना है, और आपको इसमें ये याद रखना है कि मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो डायगोनल है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, दूसरा फिगर बनाता हूँ यहाँ पर ना, उसमें ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये आपका एक और मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है, जिसके मैं डायगोनल भी बना लेता हूँ ऐसे, ये दो इसके डायगोनल हो गए, ठीक है। अब देखिए साइड्स को मान लेता हूँ ए बी सी डी, ये साइड्स हैं, ठीक है। डायगोनल को मैंने माना D1 और D2, तो इनमें कोई रिलेशन है क्या, किसी को याद आ रहा है? बहुत ही सरल सा रिलेशन है यार, इसे तो भूल ही नहीं सकते। देखिए रिलेशन आपका है दैट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर ये बराबर होगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये इसीलिए होता है, देखो वैसे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा जाता है, बट सी ए के बराबर है और डी बी के बराबर है, तो ऐसे आप सीधे सीधे लिख सकते हो, ठीक है। याद रखना है आपको, ये इस पर सवाल आता है, पक्का आएगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको इसमें और बता दूं यहीं पर, जैसे मैंने एक यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाया, मैंने इस पॉइंट से ये पॉइंट लेके चलना, छोड़ना मत इस पॉइंट को, इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट था इसको ज्वाइन कर लिया, ये इसका मिड पॉइंट था, यानी कि दोनों साइड बराबर थी। और इसी पॉइंट से मैंने यहाँ पर इसको ऐसे बनाया जिसमें ये दोनों साइड बराबर थी। अब इस फिगर को हम कंप्लीट करते हैं, ये आपका फिगर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से एरिया का रेशियो आपसे पूछ लिया जाता है कि इस फिगर में कौन सा एरिया क्या हो, तो आपको हमेशा ध्यान देना है। इसमें देखो यार, ऐसे आप सोच सकते हो कि अगर ये रेक्टेंगल में इसको कन्वर्ट कर दूं धक्का मार के, ठीक है, अगर आप इस पैरेललोग्राम में यहाँ पर पुश करोगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो इसको, ठीक है। अब उसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरी एक साइड थी 2 की और एक साइड 2 की मेरी थी जो पूरी आधी आधी डिवाइड हो चुकी है, तो एरिया का रेशियो आपसे मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, तो इसका एरिया अगर 2 है तो इसका भी एरिया 2 ही होगा, और ये जो बीच वाला है उसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया 3 आता है और ये एरिया आपका 1 होता है। और ये आया कैसे, जैसे मैंने आपको समझाया शॉर्ट में कि आप इसमें धक्का मारो, इसको स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल बना लो, जो आपकी मर्जी हो वो आप बना लो, ठीक है। और फिर ये एरिया का रेशियो आपको होता है। अब जैसे लेट्स सपोज आपको 3 की वैल्यू दे दी गई, कुछ आपसे 1 की वैल्यू पूछ ली, उस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यार एक बेसिक सी बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि डायगोनल्स के जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं ये डायगोनल बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये जो हिस्सा होगा वो इसके बराबर होगा, ये वाला जो हिस्सा है वो इसके बराबर, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगली चीज जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी है वो चीज क्या है, चीज ये है, अच्छा उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, पैरेललोग्राम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हम लोग अब आ जाते हैं रोम्बस के पास। रोम्बस पर सवाल आजकल काफी आने लगे हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि रोम्बस के ऊपर काफी सवाल आ रहे हैं। हालांकि जो सवाल आ रहे हैं ना वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा कहना है। जैसे ये आपका एक रोम्बस होता है, पतंग कभी देखी किसी ने, तो पतंग में यार एक प्रॉब्लम होती है कि कुछ दो साइड्स बड़ी होती है, कुछ दो साइड छोटी होती है, तो रोम्बस में चारों साइड बराबर होती है, पर हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता। रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर है कि रोम्बस में आपकी चारों साइड भी बराबर होंगी, सॉरी स्क्वायर में आपकी चारों साइड भी बराबर होंगी, चारों एंगल भी बराबर होंगे। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसा पैरेललोग्राम मान सकते हो, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल है, ऐसा आप कह सकते हो इसको, ठीक है। अब देखिए साइड अगर मैं लेट सपोज मान लूं कि x है, अब इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो हमेशा 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो ये साइड, जैसे मैं इसको ABCD मानता हूँ पहले पूरे फिगर को, तब आपको समझ में आएगा। तो ये पॉइंट अगर आपका O है ना, तो जो AO होगा वो OC के बराबर होगा, और जो OB होगा
ओडी के बराबर होगा। हालांकि ये बात तो सच इसलिए भी क्योंकि ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये बात तो पैरेललोग्राम में भी सच होती है, ठीक है। तो इसमें इतना बताने की कुछ बात थी नहीं, बट फिर भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ए को लेट सपोज मैं मान लूँ कि वाई है, ओबी को मैंने मान लिया कि जेड है, ठीक है। तो रिलेशन हमारे पास जिस पर बेस सवाल बहुत आते हैं आजकल वो क्या है कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर के। अब होगा क्या कि आपको वाई और जेड उसने दे दिया और आपसे पूछ लिया कि पेरीमीटर बताओ, तो आप बोल दो कि 4x पेरीमीटर है, ठीक है। और देखिए एक रिलेशन और है कि जो इसका एरिया होता है रोम्बस का, वो कैसे फाइंड करते हैं, वो होता है हाफ ऑफ वाई जेड, सॉरी वाई जेड लिखना गलत होगा, तो आधा मैंने माना है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ए सी इंटू बी डी, ये लिखना सही होगा, ठीक है। एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। ये बात सबको ध्यान रहेगी। और इसमें कुछ बताने का है नहीं, और इसमें कुछ भी बताने का नहीं है। बाकी कुछ भी अगर आपको गिवन है तो आप दूसरी चीज उससे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अगले की तरफ जो कि ट्रिपेजियम, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम में हमको क्या क्या सीखना है, एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले ट्रिपेजियम होता क्या है, ये जो शेप में बना रहा हूँ ये ट्रिपेजियम है। कैसे डिफाइन करते हैं ट्रिपेजियम को, देखिए ट्रिपेजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं। जैसे इस वाली ट्रिपेजियम में जो आपकी साइड ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो क्या क्या आप कह सकते हो, जैसे इस एंगल को मैं अल्फा मान रहा हूँ और ये एंगल अगर बीटा है, तो पहली बात तो यही होगी कि अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री हो गया, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो एंगल बी प्लस एंगल सी है ये भी 180 डिग्री हो गया, वो बताने की बात है नहीं कुछ उसमें, ठीक है। अब गाइस ट्रिपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं बहुत। ये मैंने अब जो बनाया ऑल्टीट्यूड, इसको लेट्स सपोज एच मान लिया, ठीक है। और एरिया बताना है, तो एरिया आप कैसे निकालोगे यार, तो एरिया होता है h/2, हाइट का आधा कर लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किसमें, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका समेशन करके, ठीक है। ए बी प्लस सी डी, ये रिलेशन होता है ट्रिपेजियम के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। अब जैसे मैंने ए डी का एक मिड पॉइंट ले लिया और बी सी का मिड पॉइंट ले लिया, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, तो इसकी लेंथ क्या होती है, तो ये बहुत सिंपल होता है। जैसे इसको मैं बी एफ मान लेता हूँ, बी एफ बी तो पहले ले चुके हैं, पी क्यू मान लो, तो पी क्यू कितना होता है, पी क्यू होता है ए बी प्लस सी डी डिवाइड बाई 2, एग्जैक्टली इसका आधा, ठीक है। ये बात तो कोई नहीं भूलेगा, काफी सिंपल है ये, ठीक है। और देखिए ट्रिपेजियम में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, पहले इस पर सवाल ज्यादा आते थे, अब फिलहाल आजकल कम आने लगे। प्री के अंदर बहुत सवाल पहले ट्रिपेजियम पर आते थे, जैसे ज्योमेट्री में एक सवाल आप मान सकते हो कि ट्रिपेजियम पे आता था, अब हालांकि पूछना बंद कर दिया उन लोगों ने, अब उनका ध्यान ट्रायंगल की तरफ बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्यों। जैसे ये मैंने डायगोनल्स बना लिए, ठीक है। रिलेशन कोई होगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, रिलेशन एक होता है, ठीक है। डायगोनल्स आपको पता है, आपको चारों साइड पता है तो आप निकाल सकते हो। रिलेशन भी खैर संग में बता देता हूँ, बट फिर भी पहले ये बताना ज्यादा जरूरी है, तो पहले मैं बताता हूँ सिमिलरिटीज में कैसे लगता है। ये आपका जो ए बी सी डी है, अगर डायगोनल्स आपके ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है डी सी पैरेलल ए बी है, तो ये एंगल अगर अल्फा हुआ तो ये अल्फा आया, अगर ये एंगल बीटा हुआ तो ये एंगल बीटा आया। तो यार सीधी सी बात है, ठीक है, ये एंगल आपका बीटा आ गया। सीधी सी बात ये है कि जो ट्रायंगल AOB होगा वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल COD के। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई भाई गलती नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप AOB को DOC के सिमिलर कर दो, नहीं, AOB जो होगा वो COD के सिमिलर होगा, ठीक है। और क्या बताऊं मैं इसमें आपको, हाँ ये रिलेशन में आपको कुछ बात कर रहा था, ठीक है, रिलेशन जो था वो बता देता हूँ। देखिए रिलेशन यहाँ पर क्या है कि जो डायगोनल्स के स्क्वायर का समेशन है, यानी कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है, वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको नॉन पैरेलल साइड जो है उनके स्क्वायर का समेशन, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि AB इंटू CD। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। इसमें हो सकता है कि कुछ वैल्यूज आपको पता हो, जैसे आपको 5 वैल्यू दे दी उसने, एक वैल्यू पूछ ली तो आप इस रिलेशन की मदद से आसानी से बता दोगे, ठीक है। और एक एक रिलेशन और था, कौन सा था, अभी ध्यान आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ वो जो रिलेशन था मुझे याद आ चुका है,
ये जैसे डायगोनल्स के आपने मिड पॉइंट लिया और ज्वाइन कर लिया उनको, ये AC डायगोनल का मिड पॉइंट ये वाला होगा, BD का मिड पॉइंट मैंने ये ले लिया, तो इसकी जो लेंथ होती है, ये लेंथ किसके बराबर होती है? दिस लेंथ इज हाफ ऑफ AB माइनस CD। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, अब सिमिलरिटी भी आप लगाना आपको आता है, जैसे आपको पता चलेगा कि AU रेशियो OC अगर लेट्स सपोज 5:3 तो आपसे एरिया का रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, या फिर आपको CD की लंबाई दे सकता है, आपसे AB की लंबाई पूछ सकता है, वो आप लगा लोगे। ठीक है, और इसमें खास कुछ बताने का है नहीं। ठीक, अब देखिए आइसोसेलेस ट्रिपिज्म क्या होता है। ये आपका आइसोसेलेस तब बन जाएगा, इट इज आइसोसेलेस इफ AD बराबर BC, और अगर आइसोसेलेस ट्रिपेजियम कोई भी है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ठीक है, ऐसे शो कर देता हूँ कि अगर कभी भी आपके पास आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है तो वो पक्का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं, ये भी हम लोग बता देते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिसके अपोजिट एंगल का समेशन, ठीक है, अपोजिट एंगल का जो समेशन होता है वो 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना है, इसको भूलना मत। ठीक है, इसे लिखते हैं 180 को, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये अलग है, इस टॉपिक में नहीं है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग सर्कल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के अंदर फिलहाल मुझे लग रहा है कि इतना पढ़ना सफिशिएंट है। अब है तो बहुत सारी चीज है, बट फिलहाल के लिए यहीं पर रुकते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में। जो चीज एसएससी ने पूछी वो हम लोग सब कवर कर चुके हैं। ठीक है, ज्ञान लेने को तो बहुत है दुनिया में, उसके पीछे आपको फिलहाल नहीं भागना है। जो चीज पूछी जा रही है, जितना अभी तक पूछा गया उतना हम लोग पूरा कर चुके हैं, ये मेरा दावा है। कुछ अगर रह भी क्या होगा 1 या 2% तो वीडियो के आखिरी तक आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक पकड़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कौन सा था, पॉलीगन्स। ये भी इंपॉर्टेंट है यार। देखिए पॉलीगन्स इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो वो होते हैं आपके हेक्सागन्स, ठीक है, उस पर सवाल बहुत आते हैं। देखिए पहले जलन पॉलीगन्स, पॉलीगन्स यानी कि कोई भी ऐसे फिगर आपका जिसमें n साइड्स हो। अब n क्या है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, बट फिर भी जनरल हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या हमको पता होना चाहिए जिसकी मदद से हम लोग सवाल लगा पाए। ठीक है, अल्टीमेट मोटिव क्या है कि पेपर में सवाल लगाना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि अगर कोई भी एक पॉलीगन है जिसमें n साइड्स है तो उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा। तो आप बोलोगे यार सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। दूसरी बात कि देखिए भले कोई भी पॉलीगन उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स का समेशन होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का जो समेशन होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा। तो जो ईच एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए, ईच एक्सटीरियर एंगल वो कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय n। ये आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डायगोनल्स कितने होंगे, अब क्वाड्रिलेटरल में तो 2 ही डायगोनल होते हैं, इसमें डायगोनल बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, ये रिलेशन है। ठीक है, अगर आपको साइड n पता है तो आप डायगोनल्स निकाल सकते हो कि n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, और एक चीज तो है ही यार कि जो समेशन होगा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का वो तो 180 रहेगा ही। ठीक है, इसमें गलती मत कर देना, इसमें भी आप कुछ और मार के आ जाओ, या फिर आपको इंटीरियर एंगल पता है आप एक्सटीरियर नहीं निकाल पा रहे हो। क्योंकि अगर आपको इंटीरियर पता है तो एक्सटीरियर निकाल सकते हो, एक्सटीरियर पता है तो आप नंबर ऑफ साइड्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ नया तो है नहीं। देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब रेगुलर पॉलीगन्स, कुछ हम लोग रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में जान लेते हैं। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब क्या हुआ, जब आपकी सारी साइड्स बराबर हो जाए तो वो आपके रेगुलर पॉलीगन होंगे। ठीक है, सारी साइड्स बराबर हो, सारे एंगल्स बराबर हो तो एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए एरिया क्या होता है। जैसे कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी लेट्स सपोज n साइड्स हैं, ठीक है, और जो ईच इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल को हम लोग क्या माने, देखिए इंटीरियर एंगल क्या है ये मानने की जरूरत नहीं है, n से हम लोग सब कुछ निकाल देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं n की मदद से हम लोग सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे एरिया हो जाएगा na² 4 इंटू कॉट ऑफ पाई बाई एन। पाई यानी कि 180 डिग्री आपको यहाँ पर पुट करना है और उसे एन से डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पर कॉट जो भी एंगल है वो मिल जाएगा। ठीक है, सरकम रेडियस क्या होगा, जो कैपिटल आर होता है सरकम रेडियस,
वो बराबर होता है a/2 इंटू कॉसेक पाई बाय एन। इन रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर, तो इन रेडियस हो जाएगा a/2 इंटू कॉट ऑफ पाई बाय एन। ये 3 रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए एक चीज मुझे आपको और बतानी है, एसएससी ने क्या करा है कि वो ऑक्टागन के ऊपर एरिया का सवाल पूछ चुका है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर लेट सपोज आपको ये दे दिया जाए, ऑक्टागन एक गिवन है, हालांकि हम लोग डिस्कस सब कुछ करेंगे, हेक्सागन को पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर ऑक्टागन के ऊपर एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि लेट सपोज ऑक्टागन की जो साइड है वो है ए। आपसे पूछ लिया गया कि यार एरिया बताओ, तो कैसे निकालोगे, हमेशा याद रखना फॉर्मूला तो वही है जो मैंने आपको भी जस्ट बताया, बट उसमें एंगल्स वगैरह की वैल्यू कॉट कोसेक वगैरह पुट करने के बाद रिलेशन ये आता है, एरिया बराबर 2 इंटू √2 + 1 मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर। ये रिलेशन डायरेक्टली याद रखना। इस पर डायरेक्ट सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंस के अंदर कभी भी आ सकता है आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो पेंटागन हम लोग डिस्कस कर सकते थे, बट पेंटागन के ऊपर कोई ऐसा खास सवाल कुछ ऐसा बनने वाला है नहीं जो आप लोग ना कर पाओ। जो आपको फॉर्मूला पता है ना, जैसे नंबर ऑफ डायगोनल तो आप निकाल ही सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट अभी बताए, वो पेंटागन में अप्लाई करता है, n बराबर 5 पुट करके सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं पूछा जा सकता खास ऐसा। ठीक है, हालांकि हेक्सागन से बहुत कुछ पूछा जा सकता है, तो हेक्सागन पढ़ना अच्छे से जरूरी है। हेक्सागन यानी कि 6 साइड। तो एक मैं सुंदर सा हेक्सागन यहाँ पर बनाता हूँ। हेक्सागन को हिंदी में क्या कहते हैं, शायद षटकोण कहते हैं, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, ये आपका एक हेक्सागन है, सारी साइड्स बराबर ए ए ए ए ए। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एरिया क्या होगा, तो एरिया हो जाएगा, देखिए एरिया इसका होगा 6 टाइम्स ऑफ, आप ये मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है। ठीक है, तो 6 टाइम्स ऑफ √3/4 ए स्क्वायर। पहली बात तो ये हो गई याद रखने वाली। अब थोड़ा सा इसके फिगर को अच्छे से तोड़ते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने एक हेक्सागन बनाया, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, ये वाला जो मैंने बनाया ये एक रेगुलर है। ठीक है, ध्यान रखना ये रेगुलर है। अब देखते हैं, देखिए होता क्या क्या जब मैं इसके लेट्स सपोज डायगोनल सारे ज्वाइन कर रहा हूँ, इसमें सारे डायगोनल मैंने ऐसे बना दिए, अपोजिट वाले अपोजिट पॉइंट को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये साइड अगर ए है, ये ए, ये भी ए, तो जो ये वाली साइड है ये भी ए आ जाएगी, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, एंगल्स 60 डिग्री सबके सब, क्योंकि पूरा 120 था, तो जो ये वाला हिस्सा है ये 60 आ गया, ये वाला भी 60 आ गया। इसी तरीके से जो सारे एंगल हैं वो आपके 60 डिग्री के हैं। बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल चुके हैं। ये जो फिगर है ना, इसमें आपको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मिल चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, इसीलिए वो रिलेशन आपका वहां पर आया है एरिया का। ठीक है, आप समझ में आया। अब मैं आपसे कुछ चीजें और डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर। हाँ, इसको लेबल कर लेते हैं, पहले लेबल करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए यार, अगर मैं बी और ए और ई को ज्वाइन करूं तो ये भी एक डायगोनल है, और एक आपका डायगोनल ए डी भी है, एक आपका ए सी भी होगा। ठीक है, तो कई तरह के डायगोनल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब देखिए हेक्सागन के अंदर 2 तरह के डायगोनल होते हैं बेसिकली, एक होता है लंबा वाला, एक होता है छोटा वाला। अब जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ए के। ये जो आपका एफ सी आपको दिख रहा है, फिर आपको ए डी जो दिख रहा है, ठीक है, वो लंबा वाला है, लॉन्ग डायगोनल वो है 2a। और जो शॉर्ट डायगोनल होता है यानी कि जो ए है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ए ई, ये किसके बराबर होता है, √3a के। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ए ई केवल लिया, आप ए सी भी ले सकते हो, आप इसमें बी डी भी ले सकते हो, बी एफ भी ले सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कौन से पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, पर 2 तरह के डायगोनल होते हैं, कैटेगरी मैंने आपको बता दी, एक लंबा वाला जो अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, और एक छोटा वाला जो एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे रहा है। ठीक है, एडजेसेंट से एक छोड़कर, ये कहना सही होगा। ठीक है, तो जो लंबा वाला डायगोनल है वो कितना है, 2a है, और जो छोटा डायगोनल है ए ई, फॉर एग्जाम्पल ये आपका √3a है। ठीक है, इतना आपको याद बना रहेगा। और हेक्सागन के अंदर और कुछ है क्या इसके अलावा, और तो जो कुछ भी है वो आप फिगर से बना ही लोगे। देखिए कभी कभी एसएससी ऐसा कर देता है, जैसे ये एंगल आपका जो है ना, ये 90 डिग्री बन चुका है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये जो आपका एंगल है ये 90 बन चुका है। तो इसके अंदर वो यहाँ पर ए बी ई के अंदर एक आपका सर्कल फंसा सकता है, और सर्कल से आपको पूछ रहे इसका रेडियस बता दो मुझे, तो आप इन रेडियस निकाल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ए बी जो है, ए बी ई जो है
वो रेक्टेंगल ट्रायंगल बन चुका है पहले से ही, ठीक है। वो सब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। सवाल तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इतना इसमें ज़रूरी था। गाइस हम लोग जल्दी से सर्किल की तरफ आ जाते हैं। सर्कल्स पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या था देख लेते हैं पहले एक बार। सर्कल्स पे हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ मिस कर चुके हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, पॉलीगन देख ली, हाँ सर्किल आ गया वो हमारा। सर्किल्स, ठीक है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ट्रायंगल के बाद कोई टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है तो वो सर्किल्स है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना काफी जरूरी है। सर्किल क्या होता है? गोला, ठीक है। गोला यानी कि वो नंबर जो आप बिना पढ़े पेपर देते हो जो आते हैं, तो वो गोला आता है ना, जीरो, वो गोला होता है, ठीक है। सर्किल का एक सेंटर होता है हमेशा। सेंटर वो पॉइंट है जिससे हर एक पॉइंट जो है सरकमफेरेंस पर है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, ऐसा मान सकते हो। और जो डिस्टेंस ये है, इस सेंटर से अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आर होता है सर्किल का रेडियस। तो आप पूछोगे सर डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है। एरिया क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पेरीमीटर क्या होता है? अब सर्कल के केस में पेरीमीटर कहना सही नहीं होगा। सरकमफेरेंस क्या होता है? आप बोलोगे कि जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट? और देखिए सर्कल के बारे में हम लोग कुछ चीज़ों और पता करते हैं। जैसे लेट सपोज आर्क क्या होता है? आर्क यानी कि चाप, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो चाप होता है शायद, ठीक है, हिंदी में। जैसे ये मेरा एक आर्क में कह सकता हूँ, ये एक मेरा आर्क है, ठीक है। अब इस आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं? जैसे ये अगर एल है और ये आपका थीटा है, रेडियन के अंदर लेना है, ठीक है, भूलना मत। तो जो एल होता है वो किसके बराबर होता है? आर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। एक रिलेशन आपका ये है। और क्या बताने का है इसमें? अच्छा, कोड के बारे में, हाँ वो तो पता करेंगे अभी, कोड के बारे में पता करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इसका एरिया आएगा इसका, ठीक है, सेक्टर का आप कह सकते हो, तो वो एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ये एरिया आएगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से आप सरकमफेरेंस भी उसका निकाल सकते थे, एल का, वो एक ही बात है, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं है खास। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है, तो आपको समझ में आई चुका होगा। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ों और बता दूं। कॉर्ड क्या होता है? जैसे ये मेरा एक सर्कल है, तो ये आपका जो ए बी है ना, ये कॉर्ड है एक। अब देखिए कॉर्ड के बारे में बात ये है कि अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो उस कॉर्ड पर, तो ये परपेंडिकुलर हमेशा इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। इसको अगर मैं सी मान लूं, ठीक है, तो जो ए सी होगा वो बी सी के बराबर होगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और देखिए अब जैसे ये आपका सेंटर है ओ, अब एक एंगल आपका हो गया एंगल ए ओ बी। लेट सपोज एक मैंने पॉइंट यहाँ पर पी ले लिया किसी भी पॉइंट पर, तो ये एक एंगल आया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो एंगल ए ओ बी होगा वो इस एंगल ए पी बी का डबल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। इसको मत भूलना कभी भी, ठीक है। और देखिए ये आपका जो ओ ए है, ये रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ठीक है, ओ सी कॉमन है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स बन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन गए। ट्रायंगल ए ओ सी बी ओ सी की कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो एंगल आपका ये वाला होगा, ठीक है, तो एंगल बराबर होगा, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा आएगा। इतना नहीं भूलोगे, ठीक है। कुछ ज्यादा तो नहीं बता दिया मैंने आपको, इतना आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब देखिए सर्कल में टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट के बारे में हम लोग पता करते हैं, यहीं पर बता देता हूँ। टेंजेंट क्या होता है? जैसे आपका एक सर्कल है, एक आपने एक लाइन ऐसे बना दी तो ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। और कुछ इसमें बताने का है ही नहीं। टेंजेंट के ऊपर प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, ठीक, एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो ऑल्टरनेट सेगमेंट हो रहा हूं, इसका मदद बहुत बार आपको लेना पड़ेगा एसएससी के अंदर अगर आप सवाल बनाना चाहते हो तो, खासकर मेंस के अंदर, ठीक है। जैसे लेट सपोज ये मेरा सर्कल है, बहुत गंदा सा बन गया यार, ये ठीक है, तो चल जाएगा, ठीक है। इस सर्कल में मैंने एक टेंजेंट टच कर जा, हाँ छुआ देते हैं इसको, अब ठीक है।
एक मैंने टेंजेंट बनाया। अब देखिए इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से आप दो लाइन ऐसी बना लो सर्किल के अंदर इस तरीके से कि आपका एक ट्रायंगल बन जाए, तो ये आपका एक ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल बन चुका है। अब गाइस अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट पर जो एंगल बने, यानी कि ये ऑल्टरनेट सेगमेंट हुई, तो ये एंगल आपका अल्फा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये एंगल आपका बीटा है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये बीटा आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है हमेशा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सीखने के लिए। और अगर अल्फा बराबर बीटा हो जाए तो जो आपकी ये अंदर कॉर्ड बन रही है ना, ये इस टेंजेंट की पैरेलल हो जाएगी, तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। ये पहली बात आपको समझ में आई। अब टेंजेंट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, काफी जरूरी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यार यही है कि अगर आप एक सर्किल लेके चल रहे हो और आपने इस पॉइंट से, अब देखिए एक पॉइंट अगर आपके पास कोई भी है तो आप इस एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट बना सकते हो? दो टेंजेंट बना सकते हो टुवर्ड्स द सेम सर्किल, एक ये वाला और एक ये वाला। कोई तीसरा तो है नहीं जो आप बना पाओ। देखिए टेंजेंट को आप जब भी इस पॉइंट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करोगे, ये आपका लेट्स सपोज सेंटर ओ है, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री आएगा। दिस एंगल इज ऑलवेज 90। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, इसी हिसाब से ये भी 90 है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये आपका ए पॉइंट है, एक टेंजेंट आपका ए पी, ए के ए क्यू। तो पहली चीज तो ये ए पी बराबर ए क्यू हुआ। ठीक है, इसको मत भूलना। और क्या नहीं भूलना है, जैसे आपने इसको ज्वाइन कर लिया, ऐसे ए को ज्वाइन कर लिया, तो आप पाइथागोरस पे तो लगा सकते हो। आप बोलोगे कि जो ए पी स्क्वायर है प्लस ओ पी स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके? ए ओ होल स्क्वायर के। एक ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सिमिलरिटी भी इसमें लगती है। कैसे लगती है मैं आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज मैं, थोड़ी स्पीड ज्यादा हो गई बट फिर भी समझना तो है ही, पी और क्यू को ज्वाइन कर लूँ, तब यहाँ पर बहुत जगह सिमिलरिटी लग सकती है। जैसे ये एंगल आपका 90 आ जाता है। ठीक है, अब इस एंगल को लेट सपोज मैं अल्फा मान लो, इसको मैंने माना कि एंगल आपका अल्फा है। ठीक है, जो एंगल पी ए ओ है, अब ये 90 आया तो ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब इधर देखो ये तो 90 था, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये आपका वापस अल्फा आ गया घूमकर। ठीक है, फिर से देखो अगर वो 90 है, ये आपका अल्फा होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये आपका 90 है तो ये वाला 90 माइनस अल्फा, यानी कि ये आपका फिर से वापस अल्फा आ गया। तो इस तरीके से आप सिमिलरिटी लगा सकते हो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं छोटा सा, तो कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? जैसे यहाँ पर 90 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो पी ए ओ है, ट्रायंगल पी ए ओ, ये सिमिलर हो जाएगा किसके? यहाँ पर हम 90 से शुरू करिए इस ट्रायंगल में। ठीक है, 90 से हम लोग किसकी तरफ गए? अल्फा की तरफ। सो दिस इज सिमिलर टू, इस पॉइंट को मैं एम मानता हूँ, दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम पी ओ। एक सिमिलरिटी मैंने ये लिख दी। किसी को कोई भी डाउट तो नहीं हो रहा है? ठीक है, एकदम आराम से हम लोग चल रहे हैं, कुछ भी जल्दबाजी में हम लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और और कुछ इसमें है बताने का? नहीं, फिर तो आप सिमिलरिटी लगा ली, तो आपको दो सेट दे दी जाएंगी, तीसरी पूछ लेगा। ठीक है, या फिर तीन दे दी तो चौथी पूछ लेगा, वो आप आसानी से निकाल ही सकते हो। अब रटना इसमें कुछ भी नहीं, कि कुछ लोग यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन बता देते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मत याद रखो, सिमिलरिटी लगाओ। सिमिलरिटी नहीं आती तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसानी से लग सकती है। कुछ लोग जो उनको पहले से पता वो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, फिर भी उतना डिटेल में नहीं जाते, फिलहाल यहीं तक चीजों को लिमिटेड रखते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज और, जैसे लेट्स सपोज एक मेरे पास सर्किल है। अब इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ऐसा, अरे ये तो टेढ़ा सा बन गया, एक टेंजेंट ऐसा बना लिया। ठीक है, ये पॉइंट आपका P, ये पॉइंट आपका लेट्स सपोज A। ठीक है, और एक ऐसे बना लेता हूँ, ये आपका B पॉइंट हो गया और ये मैंने C पॉइंट मान लिया। तो प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है? लेट पी बी इंटू पी सी जो होगा वो बराबर होगा पी ए होल स्क्वायर के। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक और फिगर बनाऊँ आपके लिए यहाँ पर, और इसमें अगर हम लोग ऐसे बना लें, ये पॉइंट आपका P, ये A मान लिया, ये B है, ये C और ये D है। तो प्रॉपर्टी क्या है? दैट पी ए इंटू पी बी जो है वो बराबर है पी सी इंटू पी डी के। एक आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए। अब देखिए सर्किल के अंदर अगर
दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। जैसे कि दो कॉर्ड है सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, एक कॉर्ड मैंने मान ली कि ए बी है, एक कॉर्ड है सी डी, इंटरसेक्ट करा एट द पॉइंट ओ। तो यहाँ पर आपकी जो थ्योरम होती है, अगर आप कुछ और कह सकते हो, फॉर्मूला होता है, तो होता है पावर ऑफ अ पॉइंट। मैं इसको बोलता हूँ पावर ऑफ अ पॉइंट। इस ओ पॉइंट पर देखो, ओ सी इंटू ओ डी जो होगा वो बराबर होगा ओ ए इंटू ओ बी के। ठीक है, और ये चीज यार अगर बाहर इंटरसेक्ट करे ना उसके लिए भी करेक्ट होता है, और वो चीज तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी में। ठीक है, उस पर तो डिटेल में जाना नहीं, क्योंकि रिलेशन आपको सब पता चल चुके हैं। अब देखिए, लेट्स सपोज दो सर्किल है, दो सर्किल मैंने यहाँ पर बनाए हैं, एक ये वाला, एक बड़ा बनाते एक छोटा बनाते तो ठीक रहेगा, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। अब इनके बीच में कितने टेंजेंट पॉसिबल है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो दो तरह के टेंजेंट पॉसिबल है, दो तरह के, ठीक है, दो टाइप्स के टेंजेंट पॉसिबल है। एक तो आपका है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं तो नहीं पता यार मेरे को, बट मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि इस तरीके से, ठीक है। और एक आपका होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं इसको। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं टीसीटी, और ये आपका होता है डीसीटी। इसको बना के भी दिखा देता हूँ पहले मैं टीसीटी को। देखिए, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी कि इस तरीके से वो काट रहा है सर्किल को, टच करके जा रहा है दोनों सर्किल को, ये आपका हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, डीसीटी को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है उसको लिखते हैं डीसीटी। हमें दोनों की लंबाई आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको डीसीटी का एग्जांपल लेके समझाता हूँ और दूसरा आपको अपने आप समझ में आ ही जाएगा। डीसीटी का एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे इन दोनों के सेंटर में मान दो कि ये दोनों सेंटर थे, ठीक है, तो मैं इनको ज्वाइन करता हूँ। क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लगभग हमेशा पता होता है कि O1 O2 है, तो आपको O1 O2 दे देगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है, अब ये एंगल कितना होता है आपको मैंने पहले ही पढ़ा है कि 90 डिग्री है यार। ठीक है, केवल ब्लू वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाली लाइन की, इसको ब्लू ही रहने देते हैं ना, पीडीएफ में समझ में नहीं आकर लोगों को। और यहाँ पर ऐसे मैंने बनाया तो ये भी 90 डिग्री, ये बात आप सबको पता है। ठीक है, अब देखिए चक्कर इसमें ऐसा है कि डीसीटी हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए डीसीटी निकालने के लिए आप ऐसी एक लाइन बना सकते हो, यहाँ पर ये मैंने लाइन बना ली। अब ये जो लाइन है किसके बराबर है, ध्यान से देखो, ये है ना O1 O2 के बराबर ही तो है। ठीक है, तो इसको अगर मैं x मानूं या फिर इसको O1 O2 मान लेते हैं, तो ये जो लंबाई आपके पास ये भी कितनी आ जाएगी, इसी के बराबर, O1 O2 के बराबर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस बच गया छोटा सा, ये किसके बराबर होगा, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा डिफरेंस ऑफ द रेडियस। इसका अगर रेडियस कैपिटल आता है, इसका अगर स्मॉल आता, तो ये जो लेंथ आपके पास छोटी सी है, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ गई। ठीक है, अब आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो, और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये जो आपका O1 O2 है, ये तो आपका क्या बन गया, हाइपोटेनस बन गया। तो जो आपका ये वाला साइड होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ O1 O2 होल स्क्वायर। ठीक है, साइड जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर उसका स्क्वायर, माइनस करोगे आप डिफरेंस बिटवीन द रेडियस उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये लेंथ किसकी आई, डीसीटी की आई। ठीक है, अब टीसीटी की लेंथ भी होती है, वो मैं आपको इसी स्लाइड में बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे टीसीटी में आपको क्या करना होता है कि साइन चेंज करना है। यहाँ पर जो माइनस आर स्क्वायर है ना, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, उसका प्लस कर दोगे बस, अंडर रूट ऑफ O1 O2 स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ पर माइनस का आर प्लस आर होल स्क्वायर। अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो याद रखना कि कोई भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि उस केस में O1 O2 आर प्लस आर हो जाता है। ठीक है, और एक चीज जो ध्यान देनी है कि जो डीसीटी होगा वो हमेशा टीसीटी से बड़ा होगा। देखने में आपको लग रहा होगा कि जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है वो बड़ा है, बट रियलिटी में जो टीसीटी है आपका, डीसीटी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वो बड़ा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो इतना इसमें था। इस पर एक सवाल पक्का आ सकता है मेंस के अंदर, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, और देखिए गाइस कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, एकदम बेसिक सी चीजें जो आपको भूलनी नहीं है। जैसे एक सर्किल है, अब इसमें मैंने कोई भी एक आर्क मान लिया। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं, सी एक आर्क मैंने ले लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसको हम लोग शेड कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये मेरा आर्क है। अब ये आर्क
किसी भी पॉइंट पर कोई भी एंगल बनाए, ठीक है, सर्किल को कोई भी पॉइंट भले हो, तो वो एंगल बराबर होगा। अगर ये एंगल अल्फा है ना, तो मैं कहीं और बना लूँ इसको, तो वो एंगल भी आपका अल्फा ही आएगा। इस तरीके से ये एंगल भी आपका अल्फा ही आएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये भी आपका फिर से अल्फा ही आएगा, ये तो सबको पता ही होगा। अब देखिए, ये तो पता आपको अल्फा हो गया, और ऑब्वियसली अगर सेम आपका आर्क है यहाँ से यहाँ तक, वो अगर यहाँ पर अल्फा बना रहा है, तो सेंटर पर क्या बनाएगा, सेंटर पर जो एंगल होगा वो हो जाएगा 2 अल्फा। सबको पता ही होगा यार, ये तो ठीक है, इसमें मैं क्या ही बार बार बता रहा हूँ, फिर भी बताना जरूरी है क्योंकि इस पर बेस सवाल आते हैं काफी। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब वो होता है इनके अपोजिट दो एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। और वो क्यों होता है वो आपको अब समझ में आएगा। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक ऐसा सर्किल था, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अपोजिट दो एंगल का समेशन कितना है इसमें, 180 डिग्री है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर इस एंगल को आप अल्फा मान रहे हो, ठीक है, अगर ये एंगल आपका अल्फा है, तो जो ये वाला एंगल होता है ना, इधर वाला अपोजिट एकदम, ये आपका अल्फा आ जाता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि अगर ये अल्फा है तो ये वाला क्या 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा में आप अल्फा जोड़ोगे तो 180 रहेगा। अपोजिट एंगल का समेशन 180 डिग्री, सीधी बात, ठीक है। और देखिए एक चीज और जो मुझे बतानी है, लेट सपोज मेरे पास एक सर्किल है जिसके अंदर एक मेरे पास यहाँ पर कॉर्ड है ए बी, ठीक है, ये ए बी कॉर्ड है, और एक है सी डी कॉर्ड, दोनों इंटरसेक्ट करें पॉइंट पी पर। तो कभी कभी आपसे ये एंगल एपीसी पूछ लिया जाता है, और उसमें आपको कुछ चीजें गिवन भी होती है। ऐसा नहीं है कि सीधे डायरेक्टली पूछ लिया कुछ दिया नहीं। ये आपका सर्किल का सेंटर है, मैं मान लेता हूँ ओ पॉइंट पर, ठीक है। आपको लेट सपोज वो एंगल एओसी दे देगा ऐसे, और वो आपको एंगल बीओडी दे देगा। फिर वो आपसे ये पूछ लेगा कि एंगल एपीसी बताओ। तो ध्यान रखना है इस वाले केस में कि जो एंगल एपीसी होता है, पी क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला, ठीक है। एंगल एपीसी आ जाता है हाफ ऑफ, जैसे ये एंगल को मैं अल्फा मानता हूँ, इसको मैं बीटा मानता हूँ, ठीक है। ठीक से लिखता हूँ इसको, ये वाला एंगल आपका जो है ये अल्फा है, ये वाला एंगल आपका है वो बीटा है, ठीक है। हाफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है ना, हाँ। और वहीं अगर ये बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करें, जैसे मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहीं अगर मेरे पास लेट सपोज ये होता ए बी ऐसे, ठीक है, और ये होता सी डी, ठीक है। अब ये सेंटर है, सब कुछ सेम है, बस एंगल थोड़े से बदल गए। इस केस में ये एंगल आपका एक्स है, एक्स क्यों अल्फा मानो ना, ये अल्फा है, और फिर से ये वाला बीटा है, ठीक है। तब जो ये वाला एंगल आएगा आपका एंगल ईपीसी किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ डिफरेंस आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये दो रिलेशन है बहुत ही जरूरी आपके लिए, ठीक है। देखो गाइज यार, सर्कल को लेके कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने दो लाइन ऐसे बना ली जो पैरेलल नहीं है, उनके बीच में मैंने ऐसे सर्कल फंसा दिए, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। इसका रेडियस मैंने लिया R1, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R3। तो रिलेशन ये है कि R2 स्क्वायर बराबर होगा R1 इंटू R3। बेसिकली बात ये है कि जो भी सर्कल्स मैं यहाँ पर बनाए हैं उसका जो रेडियस होगा वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। ठीक से इसको लिखते हैं, R1 इंटू R3 है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए अगर लेट सपोज इन लाइन को मीट करा दूं यहाँ पर ऐसे, और ये एंगल आपको पता है कि 60 डिग्री का है, और अब आपके पास तीन सर्कल हैं, एक, दो और ये तीन। तो इसका रेडियस 3 टाइम्स होता जा रहा है। इसका रेडियस अगर मैं 1 मान लूँ ना, तो इसका 3 आ जाएगा, फिर इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। वही बात है जो रिलेशन मैंने आपको जस्ट बताया था, उसी में कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। एक रिजल्ट और है, वो रिजल्ट ये है कि लेट सपोज मेरे पास एक लाइन थी ऐसी, ठीक है। इसमें एक सर्किल मेरा ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया, जो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टच करते हुए बनाने एकदम। अब ठीक है, ओ हाँ ठीक है ना, टच करते हुए दो सर्किल मेरे पास है। अब इनके बीच में अगर मैं एक छोटू सा सर्किल फंसा दूं, ये वाला, तो इसका रेडियस कैसे निकालोगे। जैसे इसका रेडियस आपको पता है, इसका रेडियस मैं लिख लेता हूँ नीचे ऐसे,
इसका रेडियस है ए, इसका है बी, तो इसका जो रेडियस सी होगा ना, उनके बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन है 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b। अब कोई बोलेगा कि क्या रिलेशन रेलेवेंट है? हाँ बिल्कुल रेलेवेंट है, एसएससी ने पूछा है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, और कुछ है जो रह गया वो हमसे। अब देखिएगा इस सर्किल में और तो कुछ खास वजह है नहीं, बस अब कुछ चीजें होनी। जैसे एक सवाल मैं और देख रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है, हाँ ये सवाल बहुत आने लगा है। सवाल मैं आपको से बताने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे एक सर्किल, एक पॉइंट से आपको टेंजेंट दे दिया, ये आपको पॉइंट पी है, एक आपको टेंजेंट ये दे दिया पी ए टी है, और आपको क्या दे दिया कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। अब ये आपको पता है रिलेशन क्या होता था हमारे पास, उसी रिलेशन पर बेस होता है। ये आपका ओ है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पीओ दे देगा, फिर पीए दे देगा। तो उसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको अगर मैं से आगे ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, तो अगर आपको रेडियस आर पता है तो ये भी तो आर होगा, ठीक है। आपको लेट्स सपोज ये डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको डिस्टेंस ये दे दिया पी डी, जो कि एक्स है। तो रिलेशन अब आप क्या लिखोगे, आप रिलेशन लिखोगे कि जो पी ए स्क्वायर है किसके बराबर है, एक्स इंटू पी डी इंटू ये लेट्स सपोज पॉइंट बी होता, तो कंप्लीट पी बी आता है रिलेशन में, ठीक है। सो एक्स इंटू एक्स प्लस टू आर, ये भी आप लोग याद रखना क्योंकि इस पर सवाल आजकल आ रहे हैं काफी सारे, ठीक है। वो रिलेशन है जो मैंने आपको जस्ट बताया था, बस उसमें थोड़ा सा हिंट ये है कि आपको यहीं तक की लेंथ वो दे रहा होता है, तो आप उसमें ये गलती मत कर देना कि आप उसमें एक्स इंटू एक्स प्लस आर कर रहे हो, अब आपको एक्स इंटू एक्स प्लस टू आर करना है, ठीक है। इतना मुझे बताना था। अब सर्कल्स में मुझे तो नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ भी रह गया है, रह भी क्या होगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, बट फिर भी इतना ही मेरे हिसाब से सब बहुत ज्यादा सफिशियंट है सर्कल्स के अंदर करना, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कौन सा था हमारे पास। लगभग हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है यार, ठीक है। इसीलिए क्योंकि अगर एमपीजी का सवाल आ गया तो आपको छोड़ना ना पड़े, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। एमपीजी आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, मास पॉइंट ज्योमेट्री। पहले मैं भी इससे डरता था कि पता नहीं क्या है ऐसा, सब लोग सीख लेते हैं, मैं नहीं करूंगा इसको ये, बट जरूरी है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको 5 से 10 मिनट में सीख सकते हो। मैं इसको जब सीखने बैठा 10 मिनट में पूरा सीख गया, ठीक है। क्या होता है एमपीजी, लेट सपोज मेरे पास एक लाइन है ऐसी ए बी, ठीक है, और गाइस इस लाइन पर एक पॉइंट है ये वाला पॉइंट सी, जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ केवल मैं, ठीक है। तो मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूँ यार कि क्या इस सी पॉइंट पर सब कुछ बैलेंस नहीं होना चाहिए? बेसिकली है क्या कि आपको सी पॉइंट पर बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस क्या करना है वो आपको समझा दूंगा। देखिए जो टोटल वेट है ए पॉइंट का वो कितना होगा, देखिए गाइस वेट हमेशा आपको याद रखना है कि डिस्टेंस का रिवर्स लेना है। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस 2:3 के रेशियो में, तो जो ए पर आप वेट लोगे, ठीक है, तो वो वेट होगा ए पर 3 यूनिट का, और जो बी पर वेट लोगे वो होगा 2 यूनिट का। ऐसे आपको वेट मिल गया, और जो सी पर वेट होगा ना वो इन दोनों का समेशन होगा। सी पर जो वेट होगा वो 3+2 होगा, ठीक है, यानी कि 5 होगा। सी पर जो वेट होगा वो 5 होगा, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। इतना ध्यान आया आप, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक। और अब देखो इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, जरूरत इसकी बहुत जगह पड़ती है यार। देखो होता क्या है ना, कि ट्राइंगल्स के क्वेश्चन में खासकर, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ट्राइंगल का, उस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग ज्यादा समझ पाओगे जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। लेट्स सपोज ये मेरा एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें एडी मीडियन है, ठीक है, एडी मीडियन है, और ये पॉइंट है मेरा पॉइंट ई। मैं आपका सवाल लिख देता हूँ कि एडी आपका मीडियन, एकदम सरल सवाल है। जो ई है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ एडी, ठीक है। आपसे ये पूछ लिया गया है कि अगर हम लोग बी को ऐसे ई से ज्वाइन कर लें ऐसे, और ये पॉइंट आपका लेट्स सपोज पी है, तो आपसे पूछ लिया गया कि जो एपी रेशियो एसी होगा वो कितना होगा। ये आपका सवाल है, ठीक है। कैसे करोगे इस सवाल को, देखो समझाता हूं मैं आपको। अलग स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, इस स्लाइड पर नहीं करते हैं, इसको कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, हाँ दूसरी स्लाइड आपकी आ चुकी है, इस पर मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस एडी मीडियन है, यानी कि ये रेशियो कितना है, तो आपने बोला यार ये रेशियो है 1:1 का, ठीक है। यानी कि अगर बी का वेट 1 होता तो सी का वेट भी 1 ही होता। ये समझ में आया, तो डी का वेट क्या होता 2 हो जाता, ठीक है। और ई क्योंकि मिड पॉइंट है मेरा, किसका, ईडी का,
तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो जो ए आपका होगा वो ईडी के बराबर होगा। फिर से यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि अगर ये बराबर है, ठीक है, तो जो डी पर वेट होगा वही वेट ए पर होगा, यानी कि ये भी 2 आ गया। अब आप ध्यान से देखो यार, यहाँ पर रेशियो बन गया कि नहीं बन गया। देखिए यहाँ पर अगर वेट ए पर 2 है और सी पर 1 है, तो आप बताओ एपी की लेंथ क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि जो वेट होता है वो रिवर्स रेशियो में होता है साइड के, यानी कि ये जो रेशियो होगा ये 1:2 होगा। ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है, ये 1:2 होगा। इतना समझ में आया आपको। क्या पूछा गया था, एपी अपॉन ए सी। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1:3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एमपीजी और प्रैक्टिस कर सकते हो। एक सवाल में आपको और दे देता हूँ ताकि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एमपीजी में और कुछ भी नहीं है, बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसकी मदद से आप सब कुछ उड़ा दोगे। जैसे ये सवाल आपका है, मान लेते हैं कि ऐसे ये 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये आपका ए बी है, ट्राइंगल एबीसी है, ये पॉइंट आपका डी, ये पॉइंट है ई। ठीक है, अब लेट सपोज ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उसको मैंने पी मान लिया। अब क्वेश्चन में आपको ये दे दिया गया कि जो बी डी रेशो डी सी है वो है 2:3। तो पहली चीज आप क्या करोगे, मैं आपको सम के सम बताता चलता हूँ। जैसे ये रेशियो अगर आपके पास 2:3 है, तो आप बोलोगे यार कि जो वेट मेरे पास बी पर होगा वो कितना लेना पड़ेगा, मुझे 3 लेना पड़ेगा, और सी का वेट मुझे 2 लेना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया। ठीक है, और इसी सवाल में अगर आपको वो लेट सपोज ये दे दे कि एपी रेशो पी डी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जो एपी रेशो पी डी है वो है लेट सपोज 3:1। तब आप वेट कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना, 3:1। अब पहले आप मुझे बताओ कि डी का वेट क्या है, बता सकते हो, 3 और 2 5 है, ये डी का वेट है। ठीक है, और क्या गिवन है हमको वहां पर, एपी रेशो पी डी 3:1 के रेशियो में। यानी कि गाइज अगर यहाँ पर जो वेट मेरे पास होता इस पॉइंट पर एपी रेशो पी डी 3:1 है, यानी कि यहाँ पर वेट 3 होना चाहिए था। ठीक है, और अगर यहाँ पर 3 वेट होता मेरे पास, तब जो वहां पर वेट आता वो वेट 1 होता। बट यहाँ पर तो 5 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यार 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्योंकि इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ये सबको समझ में आया कि यहाँ पर वेट मैंने कैसे कैसे बांट दिया। ठीक है, अब यहाँ ए का जो वेट है वो कितना आ गया, आपने बोला 5 यूनिट आ गया। अब जो सी पर वेट है वो 6 यूनिट आ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है। ठीक है, और जो डी का वेट है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 15 है, 5 × 3 15 है। डी का जो वेट है मेरा 15 आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपसे पूछ लेगा कि ए ई रेशो ई सी क्या है, तो कैसे निकालोगे। तो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि वेट का रिवर्स रेशियो, तो वेट का रेशियो अगर 5:6, तो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर आपका हो गया 6:5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। मास पर ज्योमेट्री आसान है काफी। ठीक है, तो इतना मुझे इसमें बताना था। और कुछ रह क्या क्या यहाँ पर, मैं ध्यान करता हूँ एक सेकेंड। अच्छा देखो, 2-3 बातें और हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता ही देता हूँ, इनको क्यों रहने देना। जैसे लेट सपोज ये मेरा एक फिगर है, डायरेक्ट फिगर है, याद रख लेना यार आप लोग कि इसमें मैंने इसके जो टॉप को इसके बॉटम से ज्वाइन कर लिया, और इसके बॉटम को इसके टॉप से ज्वाइन कर लिया ऐसे। ये लेंथ आपकी लेट सपोज एक्स है, ये वाई है, आपसे ये जेड पूछ लेता है, तो कैसे निकालते हैं इसमें, वही बात है कि 1/z बराबर हो गया 1/x + 1/y। इसको भी याद कर लेना, हो सकता है भूला भटका का सवाल इससे आ जाए। ठीक है, हालांकि ज़्यादा उसकी उम्मीद है नहीं आने की। अब देखिए, कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि यार वो बता दो, स्टूडेंट के आप लोग तो भाई लोग हो यार, स्टूडेंट तो पता नहीं कैसे निकल गया मुंह से। देखो, बोला था कि कुछ सवाल आ रहे हैं पेरीमीटर बेस्ड, आजकल आजकल पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। ठीक है, पेरीमीटर बेस्ड, और कैसे कैसे क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, जैसे आपको पेरीमीटर दे दिया, आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल जो वो बता दो। ठीक है, जैसे अगर लेट्स सपोज पेरीमीटर की कोई भी वैल्यू है पी, पेरीमीटर आपको मैंने पी मान लिया, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल ये बात डिपेंड करती है पी पर। देखिए, अगर पी आपका इवन है तब क्या रिलेशन होता है, तब आपका रिलेशन होता है p²/48। अब कुछ लोग बोलेगा नहीं कटा तो क्या हुआ, तो जो नियरेस्ट वैल्यू वो आप ले लेना, टिक मार देना, सही हो जाएगा p²/48। अगर p इवन है तो, अगर ये p आपका अगर इवन है तो, अगर आपका p ऑड है तब क्या रिलेशन होगा, तब ये रिलेशन आपका हो जाएगा
p+3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 48। याद रखना है इसको। अब यही सवाल में ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी पूछ रहा है पेरीमीटर पी के संग, तब उसमें आप लोग दूसरा मेथड फॉलो कर लेना। बहुत सारे फॉर्मुला नहीं याद कर पाओगे, मुझे खुद याद नहीं रहते, मैंने खुद ये फॉर्मुला भी कॉपी से देख के आपको बताया है। ठीक है, हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट है यार, इसको याद कर लेना। अब देखो कुछ सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको दे दिया जाएगा, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपको उसमें सम ऑफ टू साइड दे दिया जाए। ठीक है, जैसे आपको लेट्स सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। आपको क्या गिवन था कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड्स गिवन था कि 16 है, 16 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछ लिया गया कि ऐसे कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स पॉसिबल है, कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स पॉसिबल है, ये आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो कैसे करते हम लोग इस सवाल को, बहुत तरीके हैं यार। सबसे पहला तरीका तो ये कि आपको कोई फॉर्मूला पता हो। जैसे मुझे नहीं पता तो मैं क्या करता है इस क्वेश्चन में, मैं देखता कि मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ। देखो यार, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड बराबर होनी चाहिए, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। ठीक है, अब दो साइड बराबर होनी चाहिए तो कैसे बराबर होंगे। देखो बराबर साइड में कौन कौन सी ले सकता हूँ। जैसे लेट सपोज मैंने एक साइड ले ली आपकी 4। ठीक है, फिर एक साइड मैंने ले ली 4। तो क्या इसमें समेशन दो साइड का आप 16 बना सकते हो, क्या कोई तरीका है? नहीं है यार, क्योंकि अगर मैं 4 में आपका 12 जोड़ूंगा तो वो तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो मेरी ट्रायंगल की तीनों साइड ऐसी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि 4 और 4 हुआ 8, उससे बड़ा तो 12 नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब मुझे 5 5 अगर लूँ तो क्या होगा, 5 और 5, उसमें मुझे एक साइड क्या लेनी पड़ेगी, 11। ठीक है, 5 और 11 16, तब भी मेरा काम नहीं बना, तो मैं 6 से शुरू करूंगा। मैं एक साइड को लूंगा 6, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपका ए और एक साइड आपकी बी, ऐसे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैंने बोला 6 लूंगा पहले मैं, ठीक है 6 लिया, इसको भी 6 लोगे क्योंकि आइसोसेलेस है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, बी को ऑब्वियसली 10 लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 7 ले रहे हैं तो इसको आप 7 ले लीजिए, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको 8 ले रहे हो, इसको 8 ले रहे हो, तो यहाँ पर क्या ले सकते हो आप, अब यहाँ पर 8 और 8 16 हो गया, तो इन दोनों का समेशन 16 बन गया। अब इस वाले केस में बहुत केस बन जाएंगे, कैसे बनेंगे आप देखो। मैं एक साइड, इस जो तीसरी साइड को मैं एक भी ले सकता हूँ, एक से लेकर मैं इसको 15 तो कुछ भी ले सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो ऐसे आप ट्रायंगल्स काउंट करते हो, आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे आप ट्रायंगल्स काउंट करते हो। ठीक है, फिर अगर हम इसको 9 लेते तो यहाँ पर 9 आता, फिर 7 हो जाता। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग इसको क्या ले सकते थे, 10 ले सकते थे, फिर 10 ले सकते थे, आइसोसेलेस ही रहता है, और फिर आप इसको 6 ले सकते थे। ऐसा करके आप आखिरी तक काउंट करोगे, कहाँ तक काउंट करोगे, लास्ट में आपके पास 15 15 एक भी पॉसिबल है। ठीक है, ये भी तो पॉसिबल है कि सम ऑफ टू साइड्स आपका इसमें भी हो गया 16। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, यही प्रोसीजर है। और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत समय लग जाएगा, बस कहने की बात है। अगर आपको ये चीज़ पहले से पता है तो आप इस सवाल को 1 मिनट में कर लोगे, नहीं 1 मिनट में ही करोगे तो 1.5 मिनट में कर लोगे। ऐसा सवाल आप अटेम्प्ट ही कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मान के चलो। ठीक है, तो यार बस इतना ही था इसमें वीडियो में, और तो कुछ मुझे लग नहीं रहा कि मेरे से मिस हुआ हो। लगभग मैंने सब कुछ टच कर लिया है, और टच किया है, कुछ चीज़ों तो बहुत डिटेल में बता दी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैं फॉर्मूले आपको सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर वीडियो के अंदर वैसे दिखा दूँ ड्राइव ड्राइव करके, वो तो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, और वो रेलिवेंट भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक दो चीज़ और मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर जरूरी हो तो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ कंप्लीट है हम लोग का, और इसमें कुछ नया और सीखने को है नहीं। ठीक है, और सच में आपका बहुत बड़ा थैंक्स अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है तो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार ऐसा नहीं कि वीडियो आपको एकदम फ्री में मिल गई है, आपने अपना समय दिया है इसमें, अगर आपने इस वीडियो को देखने में अपने 2 घंटे दिए हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपने अपना समय दिया है। ठीक है, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, एक ही बात है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रियली। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। देखिए सब्सक्राइब करने को क्यों मैंने बोला, क्योंकि सब्सक्राइब आप करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो एक अच्छे एम की तरफ हम लोग जाएंगे कि चैनल के सब्सक्राइबर अगर 1000 भी हो गए तो काफ़ी बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इस फील्ड में, एसएससी वगैरह के, तो कुछ भी नहीं कर रही है। कुछ भी नहीं करने से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि वो टीचर्स को हायर नहीं कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स को सर्व नहीं कर रहे हैं, बट जब वो आपकी हेल्प कर सकती है वो बड़ी बड़ी कंपनीज, तब वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और जो उनके फ्री के यूट्यूब सेशन होंगे वो आपके इतने बेनिफिट के नहीं भी हो सकते। ठीक है, हर कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं बैठा, कुछ लोग अपना बिजनेस बनाने बैठे। तो ये वो चैनल है जो बिजनेस बनाने नहीं बैठा है, क्योंकि बिजनेस बनाना तो बहुत आसानी से बना सकते थे, कहीं और भी बना सकते थे, बहुत पैसा कमा सकते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टैलेंट की कमी या फिर कुछ भी है।
बट ये डायरेक्शन अगर चूज करिए तो इसी में आगे बढ़ना है। और सबसे पहला एम तो ये कि सीजीएल के थ्रू एक जॉब लेनी है, ठीक है, मेरे को भी और आपको भी। तो और ऐसा नहीं है यार कि अगर मैंने आपको कुछ बता दिया, मैंने आपकी कुछ हेल्प कर दिया, फिर आप अगर किसी और की कुछ हेल्प कर दोगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। पता नहीं हम लोग को ऐसा क्यों सोचते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, काफी सीट्स होती हैं, आप अपनी मेहनत करो यार, दूसरे दूसरे क्या करो सबको क्या मतलब, ठीक है, हेल्प कर सकते हो तो करो, किसी का नुकसान कभी मत करो, ठीक है। ये मुझे बताना था, ज्ञान की बात ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपडेट्स आपको उसमें मिलती रहती हैं, ठीक है। तो बस ये मुझे बताना था, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।